हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं और साथ ही साथ YouTube पर भी आप हमारे वीडियो का आनंद ले सकते हैं। दोनों ही जगहों पर आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है उसका नाम है इतिहास। और इतिहास का जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमने शुरू किया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पहले मैं इस हेडिंग को जरा क्लियर कर दूं। व्यापार करने के लिए कोई कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में आती है और वही कंपनी धीरे धीरे प्लासी के युद्ध से प्रशासन करना शुरू कर देती है और कैसे देखते ही देखते एक व्यापारिक कंपनी सत्ता स्थापित कर लेती है। बस इसी व्यापारिक कंपनी से सत्ता तक हासिल करने की कहानी है ये, और इसी चैप्टर का आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो एक आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उसको हम देखेंगे। और मेरे साथ साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते जरूर चले, ताकि आपको भी तो पता चले कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने लगाए हैं। और आखिरी में आपको लिख के भेजना है कि आपको आउट ऑफ कितने मिले टोटल में से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अध्याय का अध्ययन जो आपने किया है वो किस तरीके का है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 बोलता है कि महाराजा रणजीत सिंह की मौत कब हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है, एक सन पूछ रहा है, एक ईयर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस राज्य से है, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने जब शुरुआत में भारत में कब्जा करना शुरू किया तो वो बंगाल से शुरू हुए और साउथ इंडिया में चले गए थे। अंग्रेज नॉर्थ इंडिया में नहीं आए शुरुआत में, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि भाई रशिया ऊपर से कहीं ना कहीं साम्राज्य फैला रहा है, तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऊपर वाला भारत का हिस्सा रशिया के लपेटे में आ जाए। और इसी वजह से अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम भारत की ओर रुख किया और उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल राज्य आता था उसका नाम था पंजाब। लेकिन पंजाब में उनकी दाल इसलिए नहीं गली क्योंकि वह व्यक्ति जिंदा था। राजा रणजीत सिंह के होने की वजह से कई साल तक वो वेट करते रहे कि भाई राजा रणजीत सिंह जब तक वहां था, पंजाब का राजा थे, तब तक तो उसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाया। अंग्रेज खुद उससे डरते थे, दूर रहते थे। तब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान और सिंध प्रांत जीत लिया, लेकिन बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद पंजाब को भी उन्होंने हथिया लिया था। लॉर्ड डलहौजी के कॉल में हथियाया था। लेकिन पूछ रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा कि मृत्यु कब हुई। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1839 में रणजीत सिंह साहब की मृत्यु हो गई थी और सन 1849 मतलब 10 साल, उनकी मृत्यु के 10 साल तक भी अंग्रेज लोगों को लग रहा था कि हथिया पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल साम्राज्य था पंजाब। तो इसी वजह से उनकी मृत्यु के 10 साल तक वो कब उसको कब्जे में नहीं ले पाए। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1839 में और 10 साल बाद यानी 1849 में पंजाब को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था उन्होंने उसके ऊपर। तो 1849 में कब्जा किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने वेट किया उसका, किसका? इनकी मृत्यु का वेट किया था महाराजा रणजीत सिंह का। तो आप समझ सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। पहला उत्तर हमारा है 1839, 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है कित्तूर इलाके में, ये कित्तूर ध्यान रखना एक जगह का नाम है, कित्तूर इलाके पर कब्जे का विरोध किसने किया? अब कब्जा कौन कर रहा होगा पहले तो ये समझिए आप। ये बात चल रही है कंपनी की, इसका नाम ही क्या है? कंपनी की बात चल रही है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही कब्जा कर रही थी हर जगह पर। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब तो सबसे पावरफुल वही है, क्यों? क्योंकि कंपनी को मिल गया था मराठा, कंपनी को मिल गया था मैसूर,
मराठा और मैसूर दो बड़ी बड़ी पावर थी जिसको कंपनी हरा चुकी थी। अब कंपनी इस लेवल पर आ चुकी थी कि अब कोई कंपनी को नहीं हरा सकता, कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा सकता। तो उनको लग रहा था कि अब तो सर्वोच्च हम ही हैं, सारी रियासतें मेरे अंदर में आती हैं और जब चाहूँ जिस रियासत पर कब्जा कर सकता हूँ। तो साउथ इंडिया का एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है कर्नाटक, और इसी कर्नाटक में एक एरिया पड़ता है छोटा सा जिसका नाम था कित्तूर। तो एक कित्तूर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में। कित्तूर पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। इनको क्या लगा कि कित्तूर में एक रानी है, कित्तूर में राजा शासन नहीं कर रहा था, वहां एक रानी शासन कर रही थी। उनको लगा रानी शासन कर दी, क्या लड़ेगी, कोई विद्रोह तो नहीं होगा, शांतिपूर्वक दे देगी। लेकिन उस छोटे से राज्य पर जैसे ही कब्जा करने के लिए गए, उस रानी ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया। 1824 ईस्वी में भले ही रानी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विरोध तो किया गया था अंग्रेजों का। तो उस रानी का नाम क्या था? उस रानी का नाम, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वैसे ही उत्तर आ जाएगा। आप अपना उत्तर तो कमेंट सेक्शन में लिख ही रहो, लेकिन मान लो आप में से किसी को इसका उत्तर नहीं भी पता, लेकिन आपको ये पता है कि कित्तूर कहाँ है। अगर आपको इतना सा पता है कि कित्तूर कर्नाटक में है, तो आप वैसे ही जज कर लोगे कि साउथ इंडिया का नाम कौन सा दिख रहा है। क्या रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी की थी, दिमाग में था। हजरत महल तो ये साउथ इंडिया से रिलेट करके नाम नहीं दिखता है, लेकिन ये रानी चेन्नम्मा जो है, रानी चेन्नम्मा, ये आपको लग रहा है कि भाई ये अम्मा चेन्नम्मा जो नाम होते थोड़े से उस टाइप के नाम कहाँ पर मिलेंगे आपको? साउथ इंडिया में मिलेंगे। तो रानी चेन्नम्मा जो थी वो कौन थी? वो साउथ इंडिया की थी, और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा ने विरोध किया अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया 1824 में। लेकिन रानी चेन्नम्मा के ही शासन के अंतर्गत एक छोटा सा गांव था सांगोली, उस सांगोली गांव में एक चौकीदार था, गरीब चौकीदार था, इसका नाम था रायन्ना। ये थी चेन्नम्मा, वो था रायन्ना। तो रायन्ना ने फिर अंग्रेजों का विरोध शुरू किया बाद में इनको पकड़ने के बाद। तो विरोध काफी लंबे समय तक चलता रहा। एक छोटा सा राज्य है कित्तूर, जो आज तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? रानी चेन्नम्मा, उन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? सर्वोच्चता की नीति किसने शुरू की थी? पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ ये जुड़ा कहाँ से, फिर आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। फिर मैं देखूंगा कि क्या आपका उत्तर सही है नहीं है, क्या आपने जज किया है, क्या आपने गैस किया है। तो क्वेश्चन बोल रहा है सर्वोच्चता की नीति। ये नीति वो थी जब अंग्रेजों को ऐसा लग गया था कि अब उनके ऊपर कोई नहीं है, जब अपने आप को अंग्रेजों ने सबसे पावरफुल सत्ता घोषित कर दिया। देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए तब अंग्रेजों के समय पे सबसे पावरफुल सत्ता थी मुगल। अगर मैं ऐसा कहूं कि मुगल को किसी ने हरा दिया तो फिर वो सबसे पावरफुल होगी। लेकिन मुगल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल जो है वो कमजोर हो गए थे। अब मुगल पर कब्जा कर लिया था किसने? मुगल पर कब्जा कर लिया था मराठों ने, मुगलों को हरा दिया था, वो कमजोर हो गए थे। तो मराठों का उत्कर्ष हो गया था, मराठा साम्राज्य ऊपर था। 1764 में फिर अंग्रेजों ने मुगल को भी हरा दिया, शाह आलम को हरा दिया, और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, तीनों को एक साथ हरा दिया। लेकिन अभी भी मराठा ऊपर थे। मराठा के अलावा मैसूर साम्राज्य भी काफी पावरफुल था, क्योंकि अंग्रेजों ने जब इनको हराया तो उसके बाद अंग्रेजों की लड़ाई हुई मैसूर से, 2 बार अंग्रेज हार गए, तो अंग्रेज की पावर फिर नीचे होगी। ऊपर कौन बैठे हुए? मैसूर और मराठा। इंडिया में सबसे पावरफुल 2 थे उस समय। अब मैसूर को भी हरा दिया, टीपू सुल्तान को 1799 में हरा दिया। उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य भी लगभग पूरा खत्म हो गया, पूरा ही साम्राज्य को खत्म कर दिया इन्होंने, सबको हरा दिया, और सबसे ऊपर बैठ गए कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने एक नीति लेकर के आया था, उनके जो गवर्नर जनरल थे, कि सर्वोच्चता की नीति लेकर के आए। अब अंग्रेज सबसे ऊपर है, सारी रियासतें अंग्रेज के नीचे, मतलब हम लोग हर एक रियासत में रेजिडेंट बिठा के रख सकते हैं, हर रियासत में इंटरफेयर कर सकते हैं अंग्रेज, हम सर्वोच्च हैं, इस देश की सबसे बड़ी सत्ता हो चुकी है। तो ये बोला गया है कि ये नीति कौन लेके आया था सर्वोच्चता की? क्या यह नीति लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे? तो लॉर्ड डलहौजी तो जो नीति लेकर के आए थे उनका नाम तो विलय नीति था, वो तो बहुत बाद में आई थी। क्या लॉर्ड वेलेजली थे? तो लॉर्ड वेलेजली साहब सहायक संधि लेकर के आए थे। इसका बता दूं मैं कि ये विलय की नीति लेकर के आए थे, विलय की नीति।
और ये जो नीति आई थी सर्वोच्चता की नीति, इसका सन बता देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1813 में आई थी सर्वोच्चता की नीति। अब हम लोग एक एक गवर्नर जनरल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, हो सकता है कि आपको एक नियर बाय आंसर मिल जाए। विलय की नीति लाया था लॉर्ड डलहौजी, वो भी कब लेकर के आया था? ये लगभग 1848 से 56 के बीच में थे वो तो ये तो 13 की बात, इसका मतलब डलहौजी साहब तो नहीं लेके आए थे। लॉर्ड वेलेजली जो है वो लेकर के आए थे सहायक संधि, सहायक संधि, सब्सिडारी अलायंस, सहायक संधि लेकर के आए थे। अब ये सहायक संधि क्या है? सहायक संधि की बात करें तो ये आई थी सन 1798 में आए थे। 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल था। तो डेफिनेटली लॉर्ड वेलेजली भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्चता की नीति आई थी 1813 में। लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन जो है हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। स्थानीय स्वशासन, ये जो पंचायत राज सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने उसकी बात की थी। तो ये स्वशासन के जनक थे, लेकिन ये लगभग कब आए थे? ये तो 1881 के आसपास थे, क्योंकि जब लॉर्ड रिपन की बात करते हैं ना तो हमारे देश में पहली बार जनगणना भी इन्होंने कराई थी। पहले देश की पहली गणना जो हुई थी ना 1881 में व्यवस्थित तरीके से, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के। ये तो और बात के, और ये लॉर्ड रिपन तो गवर्नर जनरल ही नहीं थे, ये तो वायसराय थे। मतलब 1857 के बाद की बात है, और हम लोग बात कर रहे हैं 1813 की। तो बचा हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स ही हैं, जो 1813 के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इन्हीं ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही वो नीति लेकर के आए थे, सर्वोच्चता की नीति। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वही इसका सही उत्तर है। तो घ इज द राइट आंसर। अब आपको ये सब समझ में आ गया होंगे, ये सारे के सारे वायसराय से कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसी वजह से एक एक वायसराय से एक एक नीति कनेक्ट करके रखना, तो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक होगा, आप गलत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये क्या उत्तर था इसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? तो देखिए, सालबाई की संधि हुई थी, ये संधि जो है ये मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई की वजह से हुई थी। जब आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था तो आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद पेशवा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, जिसमें महादजी सिंधिया साहब बीच में थे। उन्होंने संधि करवाई और उसका नाम था सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि का संबंध किससे है? आंग्ल मराठा युद्ध से है। तो एंग्लो मराठा वार, जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, वो 1882 में जाकर के खत्म हो गया था। तो उसी में हुई थी सालबाई की संधि, और सालबाई की संधि जो है उस पर इन्होंने जो भी है दोनों ने मिलकर के कुछ शांति स्थापित की थी। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप ध्यान आपको ये देना है कि जब अंग्रेज लड़ रहे थे मराठा से, तभी अंग्रेजों की लड़ाई उनसे भी चल रही थी, हैदर अली से भी। शायद हैदर अली से हारने का कारण यही था कि अंग्रेज ऑलरेडी मराठा से भी लड़ रहे थे। तो 1980 से 82 में मराठा से पहले ही लड़ाई चल रही थी। 1980 से 82 के बीच में ऑलरेडी मैसूर से लड़ाई चल रही थी, और इसी समय लड़ाई चल रही थी वो आंग्ल भारतीय युद्ध, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध भी चल रहा था। तो मराठा से भी युद्ध चल रहा था। अंग्रेज दो मोर्चे पर लड़ रहे थे। इसी वजह से सालबाई की संधि करनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि इधर मैसूर बहुत मजबूत था। मैसूर से लड़ाई में दोबारा हार गए अंग्रेज। अंग्रेजों को मैसूर ने दो बार हराया था। 1984 में टीपू सुल्तान ने, और 1784 में उनको टीपू सुल्तान ने हराया था, और साथ ही साथ 1769 में उनको हैदर अली ने हराया था। तो दो युद्ध कर रही थी उस समय अंग्रेज सरकार। तो 1782 में उनको मजबूरन सालबाई की संधि करनी पड़ी, क्योंकि उधर मैसूर से भी युद्ध छिड़ गया था। इसी वजह से सालबाई की संधि अंग्रेज को करनी पड़ी थी। राइट आंसर आपको दिख ही गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? अब सीधा डेट पूछ रहा है। टीपू सुल्तान कौन था, पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं। टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर कहलाता था। मैसूर का शेर था टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की कहानी हमने चैप्टर में पढ़ी है। याद करो जरा, चैप्टर में हमने क्या सीखा था? मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि शेर ए मैसूर क्यों कहते हैं इसको।
मैसूर का शेर इसलिए कहते हैं टीपू सुल्तान को क्योंकि टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ एक बार शिकार पे गए। शिकार पे गए तो अचानक से उनके सामने आ गया शेर, और जैसे उनके सामने शेर आया, उनकी बंदूक जो है वो उस समय काम नहीं कर रही थी, उस समय हो सकता बंदूक ने साथ नहीं दिया, तो और साथ ही साथ उनका जो खंजर था वो भी जमीन पर गिर गया। अब क्या था, टीपू सुल्तान को शेर से लड़ना था हाथों से। तो टीपू सुल्तान का सामना जो है टीपू सुल्तान ने जो है शेर का सामना हाथों से किया, और जैसे ही कुछ समय बाद उनके हाथ में खंजर आया, उसने खंजर से शेर को मार दिया, और तभी से उनको शेर मैसूर के नाम से जाना जाने लगा। तो टीपू सुल्तान को छोटे मोटे नहीं थे, बहुत भारी भरकम, मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति थे एक तरह से। उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु हुई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथा युद्ध चल रहा था, आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर फोर्थ वाला चल रहा था। तो फिर थर्ड वाला कब हुआ था, आपको सब जानना पड़ेगा ना। चौथा चल रहा था तो कब चल रहा था, थर्ड हुआ था तो कब हुआ था। चौथा चल रहा था, ये 1799 की बात कर रहा हूं मैं, 1799 में ही चला था वो, और तुरंत जो है टीपू सुल्तान हार गए थे। इससे पहले थर्ड में भी टीपू सुल्तान हार गए थे, जो 1790 से चला था 1792 तक, 2 साल चला, इसमें भी टीपू सुल्तान की हार हो गई। इससे पहले जो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, और सेकंड हुआ था, सेकंड काफ़ी समय तक चला, सबसे लंबा चला था, और ये चला था 1780 से 1784 तक। तो ये पहले 2 में तो हार गए थे अंग्रेज, काफ़ी मशक्कत की, अंग्रेजों ने हार गए, लेकिन बाकी के 2 में टीपू सुल्तान हार गया था। इसमें भी टीपू सुल्तान हार गया, इसमें भी टीपू सुल्तान ने 3 युद्धों का नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन इतने लंबे समय तक 30 साल लगे अंग्रेजों को टीपू सुल्तान का साम्राज्य खत्म करने के लिए। तो सोच सकते हैं आप कि कितना पावर था उस आदमी में। और 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की सुरक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु की डेट आपको ये ईयर तो समझ में आ गया होगा, 1799 की बात चल रही है। तो यहाँ पर दो जगह पर 1799 लिखा हुआ है, तो राइट आंसर जो है वो 4 मई के दिन हुई थी वो, क्योंकि उसी दिन के बाद हो गई थी फिर क्या, सालबाई की श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही मैसूर साम्राज्य को पूरा मिला लिया अंग्रेजों ने, और उसको बांट दिया, इधर उधर निजाम में बांट दिया, कहीं और बांट दिया, वो अलग बात है। लेकिन मेन बात क्या है, 4 मई 1799 को वो उसकी मृत्यु हुई थी। आपको ये डेट याद रखना है बस। बाकी युद्धों की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, युद्ध कब कब हुए थे ये आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार इन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करके क्यों बता रहा हूँ, बस कहानी दिमाग में घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, पूरा चैप्टर एक साथ विजुलाइज कर जाओगे तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छे से याद होगा। और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं आपके उत्तरों का, कि जब भी आपका उत्तर आए मैं जरूर देखूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं या मैं बताने वाला हूं सबके आंसर सटीक किए हैं। और ईमानदारी से अपना टोटल डाल के रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5, मैसूर और अंग्रेजों में कौन कौन से युद्ध हुए। मैसूर और अंग्रेजों के बीच कौन कौन से युद्ध हुए, तो हमने बोला ना 4 युद्ध हुए थे टोटल। पहला कब हुआ था, 1767 में। दूसरा कब हुआ था, 1780 से। तीसरा कब हुआ था, 1790 में। चौथा कब हुआ था, 1799 में। ये याद कर लिया, रट लिया तो काम हो जाएगा। ये चला था 2 साल, ये चला था 4 साल, ये चला था 2 साल, और ये एक ही साल में खत्म हो गया था। तो कुल मिला के बात की जाए तो इसमें से ऑप्शन क्या है, कौन कौन से युद्ध हुए थे। 1767 से 99 तक, ये एक्चुअल में तो इसमें इसको मैं सही कर देता हूँ, ये 69 है, क्षमा करें, ठीक है। तो 1767 से 1769 तक हुआ था। फिर दूसरा 1780 से 1784, ये बिल्कुल सही है। 1790 से 1792, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों की तीनों पहला, दूसरा और तीसरा युद्ध है। तो राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। तो इसका उपरोक्त सभी ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि तो बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इस युद्धों के बारे में बता दिया था।
बात समझ में आ गई। पहला युद्ध जो था ये, इसमें कौन नेतृत्व कर रहा था, 69 वाले युद्ध में कौन नेतृत्व कर रहा था? यहाँ पर थे हैदर अली भाई साहब। हैदर अली साहब बहुत पावरफुल थे, ऐसा नहीं भाई टीपू सुल्तान का नाम हम सुनते हैं, लेकिन हैदर अली ने भी मैसूर को बनाया। किसने था? उन्होंने तो बनाया था शुरुआत में। मैसूर पर सुल्तान जो कायम किया था, वो जो सल्तनत वो इन्होंने कायम की थी। 1780 में भी हैदर अली ने नेतृत्व किया, हैदर अली। लेकिन हैदर अली की मौत हो गई थी 1782 में, इसलिए उसके बाद से टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। तो 1782 से 1784 तक टीपू सुल्तान ने कमान संभाली। तो हैदर अली 1782, टीपू सुल्तान 1782 से उन्होंने काम संभाला, 1784 तक लड़े। तो इसका मतलब टीपू सुल्तान ने 2 साल तो युद्ध किया, 2 साल उनने किया, 2 साल इनने किया। तो भले ही कहने को आंग्ल मैसूर युद्ध 4 थे, लेकिन उसको 5 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधा इनने किया आधा इनने किया, क्योंकि 4 साल का था ना वो, इस वजह से। तो इसका मतलब ये था कि 30 साल लगे अंग्रेजों को अकेले मैसूर को हथियाने में। तो सोच सकते हैं अब मैसूर की पावर कितनी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च अदालत की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च अदालत की। अब आप सोच रहे हैं कि सिविक्स का क्वेश्चन कैसे आ गया। ये सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है अभी, वो अलग चीज़ है। ये अंग्रेजों ने भी हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ बदलाव किए थे। क्योंकि क्या हो रहा था, 1772 में अंग्रेज सरकार ने कानून व्यवस्था लेकर के आए। 1772 में अंग्रेज नई कानून व्यवस्था लेकर आए। आप अपना आंसर जरूर में मेंशन करें, वो मत भूलिए आप। मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आप मेंशन कर दें तो बढ़िया है। आप अपने हिसाब से जो भी है कर लीजिएगा इसको, नहीं तो आप अपने आप को जज वो नहीं कर पाएंगे, रेटिफाई नहीं कर पाएंगे अपने आप कितने पानी में है ये समझ नहीं आएगा, आप कितना पढ़ चुके हैं, आपको कितना याद हो रहा वो समझ नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले लगाए फिर समझे। 1772, देखिए 1772 आंसर नहीं है इसका, मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको कैसे क्या हुआ था। 1772 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक नई न्यायिक व्यवस्था लाई इंडिया में, क्योंकि इससे पहले इंडिया में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी भाई। मुगल काल में भी कोई न्यायिक व्यवस्था कोई ढंग की नहीं थी। न्याय अलग अलग गांव में अलग ही न्याय चल रहा है, अलग अलग कहीं पंडित न्याय कर रहे हैं, कहीं काजी, कहीं मुफ्ती, ये अलग अलग न्याय पहले होता था। तो कोई व्यवस्थित न्याय नहीं था। कहीं चोरी की सजा 6 महीने तो कहीं 1 साल थी, और कहीं और प्रताड़ना वगैरह थी। तो ये अलग अलग कैसे था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो अब हम लोग थोड़ा सा जहाँ जहाँ कब्जा करके रखा हुआ है कम से कम वहाँ तो व्यवस्थित काम करवा दे। तो 1772 में उन्हें नई कानून व्यवस्था लेकर के आया। तो उन्होंने क्या किया, जिला जो होता है, जिले में कलेक्टर भी, वो कलेक्टर का पद भी वहीं से आया था। जिला जो होता है उसमें 2 तरह की न्यायालय बनवाई थी उनने। एक बनवाई थी उनने फौजदारी अदालत, आज भी चलती है फौजदारी अदालत। तो एक उनने बनाई फौजदारी, और दूसरी उनने बनाई थी दीवानी। तो उनने दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार की अदालत बनवाई। उन्होंने बोला कि जो पहले सिस्टम चलता था वो थोड़ा चेंज करेंगे, और दीवानी जो अदालत है इसका जो फैसला सुनाएगा वो होगा कलेक्टर, जो यूरोपियन कलेक्टर होगा उसके अंडर में होगा ये। और बाकी जो फौजदारी थे ये पुराने लोग ही, काजियों के हाथ में था। काजी मुफ्ती जो होते थे उस समय के, वही लोग इसका काम कर रहे थे। तो काजी के हाथ में था अब भी इसका काम, फौजदारी का, लेकिन दीवानी काम। तो उसने एक जिले में 2-2 प्रकार की अदालतें बनाई, ये बदलाव किया था। लेकिन क्या था कि उसके अलावा बहुत सारे प्रख्यात पंडित वगैरह थे, वो धर्मशास्त्रों के हिसाब से अलग अलग व्याख्या कर रहे थे। अलग अलग रीजन में अलग अलग कानून चल रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1773 के बाद में एक एक्ट आया था। उस एक्ट का नाम क्या था, उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय बनाई गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाई गई थी कि भाई हाँ, हम इस सर्वोच्च न्यायालय बनाएंगे, और ये जो पुरानी व्यवस्था है इसको ख़त्म करके अब जो है सबके लिए एक जैसा कानून लागू होना चाहिए। आज हमारे देश में वैसा ही है। तो ये न्यायिक व्यवस्था कौन लेकर के आए थे, ये अंग्रेज लोग ही लेकर के आए थे। काजी का मतलब क्या होता है, क्या काजी, अब काजी तो आप समझते हैं ना, आज की तारीख में काजी, आज की तारीख में आपसे पूछे तो आज की तारीख में अलग है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। आज अगर पूछे काजी कौन है तो निकाह पढ़वाता है। मुस्लिम संप्रदाय में जो निकाह पढ़वाने का काम होता है वो काजी का होता है। और बहुत सारे काम भी होते हैं। निकाह तो एक हम लोग जानते हैं इस वजह से। इसके अलावा शादी के अलावा और भी मुस्लिम संप्रदाय में कभी कभार उनको अच्छे उपदेश देने का काम होता है, या कुछ समस्या लेकर के जब भी समाज में समस्या होती है तो समाधान करने के लिए काजी साहब आते हैं।
कई शहरों में शहर काजी के नाम से भी फेमस होते हैं। तो काजी साहब का काम क्या है, अगर इसकी बात करें काजी का मतलब क्या है, तो ये मैं आज के कंटेक्स्ट में नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय जब अंग्रेज का शासन हुआ था उससे पहले काजी का काम क्या था। क्या काजी उस समय न्यायाधीश थे? क्या काजी सेनापति थे? तो सेनापति तो कभी नहीं रहे, सेनापति का काम नहीं था उनका। क्या काजी शासक बन गए थे? तो काजी हमेशा केवल राजा को रिकमेंडेशन देते थे, वो काजी जो है वो कभी शासक नहीं बने, वजीर भी नहीं बने हैं वो। तो काजी थे क्या? कि एक तो कहा जा सकता है कि काजी क्या थे, मैंने भी बताया आपको कि अंग्रेज के आने से पहले काजियों के हाथ में क्या था, फौजदारी कानून था। इसका मतलब आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता था? काजी साहब करते थे, मुफ्ती करते थे, और कुछ ब्राह्मण, वरिष्ठ ब्राह्मणों को भी अधिकार दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि न्यायाधीश से उनका संबंध है। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में केवल काजी का जो उद्देश्य है, जो मतलब होता है वो शादी करवाना होता है, और दूसरी चीज़ें जो धर्म से संबंधित कुछ व्याख्या करनी हो, उपदेश देना हो, तो ये काम होता है। बाकी न्याय का काम तो हमारे देश में न्यायपालिका को सौंप दिया गया पूरी तरह से। कलेक्टर की पदवी कब आई थी? ये कलेक्टर की पद कब शुरू हुआ था? देखिए मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने कलेक्टर की पद शुरू किया था, और शुरुआत में क्या किया था उन्होंने, शुरुआत में कलेक्टर बनाए थे केवल यूरोपियंस बन सकते थे, इंडियन को कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दर्जा था, क्योंकि ये दीवानी अदालतों का काम देखते थे, और कलेक्टर का काम मेन काम था रेवेन्यू इकट्ठा करना, और साथ ही साथ पुलिस और न्यायाधीशों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है, मतलब ये कि कानून और कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, प्रबंध करने का काम किनका था? ये कलेक्टर का था। 1771 वो सही आंसर है जब इन्होंने इसको लेकर के आए थे। तो 1771 में इन्होंने कलेक्टर की पदवी को शुरू किया था इंडिया में। अगर आपका आंसर 1771 है तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि आपने भी किताब पढ़ी है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1771 में कलेक्टर का पद सामने आया था। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है विलय की नीति किसने चलाई थी? विलय की नीति क्या हुई थी? पहले तो समझते हैं कि विलय की नीति क्या है। ये विलय का मतलब होता है मिलाना, मिलाना, विलय करना मतलब मिलाना। लेकिन ये शब्द मिलाना इतना बहुत सिंपल ही लग रहा है, बहुत हम्बल लग रहा है कि मिलाना ही तो है, लेकिन मिलान अगर मिलोगे नहीं तो उसकी जगह दूसरा शब्द क्या है? हड़पना। तो विलय का मतलब होता है, विलय शब्द बहुत वो रखा गया है, बहुत हम्बल रखा गया है, लेकिन उसका मतलब होता है मिलाना, हड़पना। तो ये इसी नीति को हम लोग एक नाम से जानते हैं, हड़प नीति के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये हड़प नीति कौन लेकर के आया था? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। इसे एक नीति और बोलते हैं चूक का सिद्धांत। ये चूक की नीति भी था, चूक की नीति। तो चूक की नीति किसको बोलते हैं? विलय नीति को बोलते हैं। हड़प नीति किसको बोलते हैं? विलय नीति को बोलते हैं। और विलय नीति का अंग्रेजी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके कौन आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आई थी, या फिर इसका सही उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस है, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या तीनों के तीनों लेके आए थे? तो डेफिनेटली तीनों तो नहीं लेके आए थे, एक व्यक्ति लेकर के आया था। और ये हड़प नीति शुरू हुई थी 1848 से शुरू हुई थी, और 48 के से चलते चलते 1854 तक इसने लगभग 5-6 रियासतें अपने कंट्रोल में कर ली थी। तो 1848 में ऐसा कौन व्यक्ति था जो इंडिया का गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड डलहौजी साहब ये नीति लेकर के आए थे, जिसका नाम क्या था? विलय की नीति। और इन्होंने 1848 से 1854 के बीच में बहुत सारे रियासतों को अधिग्रहण कर लिया। ये नीति क्या थी, जरा नीति समझ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि कोई भी रियासत के राजा की मृत्यु होती है तो सम्राट या राजा की मृत्यु होने के बाद अगर उसका कोई पुत्र, उसका पुत्री नहीं, केवल पुत्र की बात करें, संतान उत्तराधिकार नहीं होगा और उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उस शासन को, उस रियासत को अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया जाएगा, मना करने पर हड़प लिया जाएगा। इसीलिए सन 1848 में सबसे पहले सातारा को इस्तेमाल उन्होंने अपने अंडर में किया था, और 1854 तक झांसी भी उनके अंडर में आ गया। सातारा, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर और झांसी, इन सब को उन्होंने इसी विलय नीति के अंतर्गत किया था। तो राइट आंसर क्या होगा उसका?
राइट आंसर हो गया लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो लॉर्ड डलहौजी समझ में आ गया आपको, और आशा करता हूं कि जो उत्तर हम यहां पर सही कर रहे हैं आपके भी सही सही उत्तर जा रहे होंगे। अगर आपके उत्तर सही सही जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि आप मेरे साथ साथ बिल्कुल 100% अपना समय दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 पढ़ते हैं, सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? सहायक संधि कब और किसने चलाई थी? तो मैं आपको बता दूं सहायक संधि थी क्या। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं, चैप्टर में पहुंचते हैं, चैप्टर से उठाते हैं वो कॉन्सेप्ट और सीधा सहायक संधि में घुस जाते हैं। सहायक का मतलब होता है सहायता, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि ऐसी संधि चलाई गई थी कुछ समय में, उनने बोला था कि अगर कोई रियासत इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करती है, कोई भी राजा इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता है तो क्या होगा, फिर होगा ये कि उस राजा को अपनी पर्सनल सेना रखने की जरूरत नहीं है। राजा सुरक्षा के लिए अपनी निजी सेना नहीं रख सकता। अब उसकी सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेज का होगा, या अंग्रेज का बोलना है कि आप हमसे सहायक संधि कर रहे हैं, इस नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें, आपकी सुरक्षा करें। बस आपको इस सुरक्षा के बदले में हमारी जो आर्मी लगेगी, जो सेना लगेगी, उसका खर्चा देना पड़ेगा, और वो बहुत खर्चा था, तो हर महीने आपको खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी महीने आप हमारा खर्चा देने से चूक गए तो उस खर्चे के बराबर जो हमारी सैलरी होगी उसके बराबर राजस्व वाला एक हिस्सा हमें दान कर देंगे। ऐसे में उन्होंने एक बार तो अवध का आधा राज्य छीन लिया, तो ये भी राज्य छीनने का तरीका था। ये सहायक संधि लेकर के कौन आया था? ये सहायक संधि कब लाई गई थी? तो सहायक संधि लाई गई थी सन 1801 में, और जब हमारे देश के गवर्नर जनरल 1798 से लेकर के 1705 तक एक व्यक्ति बने थे जिनका नाम था लॉर्ड रिचर्ड वेलेजरी। लॉर्ड रिचर्ड वेलेजरी 1798 से 1805 तक बने थे। तो लॉर्ड रिचर्ड वेलेजरी जो है 1801 में ये सहायक संधि की नीति लेकर के आए थे। तो बाकी लोग ने क्या किया, फिर बाकी लोग का भी समझ लेते हैं। लॉर्ड रिपन जो थे ये तो 1802 में तो आए ही नहीं थे, तो बहुत बाद में आए। लॉर्ड रिपन तो वायसराय थे, और लॉर्ड रिपन तो भारत में पहली बार जनगणना करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अभी पढ़ा हमने, 1848 में आए थे, और यहाँ पे 1805 लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विलय नीति लेकर के आए थे, सहायक नीति लेकर के नहीं आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी इस समय नहीं थे, वो तो 1833 के आसपास थे, 1833 में थे वो। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक तो यहाँ नहीं थे। इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, लेकिन ये ध्यान रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म किया था। राजा राम मोहन राय के काफी अच्छे फ्रेंड थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन हमारा उत्तर क्या है? प्रश्न पूछा सहायक संधि, इन सबके सन बिल्कुल गलत लिखे हुए, ये उस समय थे ही नहीं, और जो एग्जैक्टली था वो था 1798 से 1805 में, वो था वेलेजली। तो वेलेजली ही उसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उसी ने सहायक संधि जो है वो लेकर के आए। अब सहायक संधि थोप दी गई, बहुत सारे राजाओं के साथ सहायक संधि थोपी गई, और ये संधि के साथ वो रियासतें कंट्रोल में किसके आ गई? अंग्रेजों के। और हर एक रियासत में एक रेजिडेंट बैठा होता था जो काफ़ी हद तक राजा के मामलों में इंटरफेयर करता था। यहाँ तक कि नया राजा कौन बनेगा, किसको मंत्री बनाना है, यह तय करने का अधिकार भी रेजिडेंट को था। इसका मतलब अंग्रेजों ने कुछ न करते हुए शांति से बिना लड़े बहुत सारे रियासतों पर कब्जा कर लिया था। दो ही लोगों की सराहना पूरे अंग्रेजी शासनकाल में होती है उसके विस्तार को लेकर के। एक थे लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली जिसने शांतिपूर्ण तरीके से रियासतों को कब्जा किया था, और दूसरे थे डलहौजी साहब जिन्होंने विलय की नीति के अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था। इन्होंने युद्ध नहीं किया कभी, लेकिन बिना युद्ध किए इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जबकि उससे पहले 30 साल अकेले एक साम्राज्य को, मैसूर को मिलाने में लग गए थे ना। तो ये उनसे ज़्यादा बेहतर थे, कैपेसिटी इनके पास ज़्यादा थी। और यही अंग्रेज हमें सिखाते हैं कि कैसे बड़े से बड़े मामले को शांतिपूर्वक संधि करके या कुछ दूसरे तरीके से भी आप वो काम निकलवा सकते हो। बातचीत सबसे अच्छा तरीका है, लड़ना कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छी नीतियाँ चलाई थी।
एक भी गवर्नर जनरल अच्छा नहीं था हमारे लिए, हम पर तो राज किया, तो हमारे लिए तो कहना नहीं है। लेकिन फिर भी लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इन्होंने जो संधि चलाई थी वो उनसे अंग्रेजों को काफी हद तक फायदा मिला। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 12 बोलता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन है और क्यों की थी, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए। कब की थी वो तो बात की बात है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव कौन थे और रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या क्यों की होगी, तब समझ में आएगा ना कब की होगी। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल में चल रहा था घमासान, बंगाल में। क्यों? क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु का इंतजार दो लोग कर रहे थे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। क्योंकि औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में फ्री में व्यापार करने के लिए बोला था, वो टैक्स भी नहीं पे कर रहे और बंगाल वालों को टैक्स में हानि हो रही, तो बंगाल के लोग वेट कर, जैसे ही औरंगजेब साहब की डेथ होगी वैसे ही इनसे हम लोग टैक्स मांगेंगे। और जैसे औरंगजेब साहब की डेथ हुई, मुर्शिद कुली खान उस समय बंगाल के शासक थे और मुर्शिद कुली खान ने इनको बोला कि नहीं आप तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उनने टैक्स देने से अंग्रेज भी लगातार विरोध कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को पत्र लिख रहे थे, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे कि भाई हम देंगे हम लेंगे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, बाद में एक और नवाब बने, नवाब सिराजुद्दौला, जो काफ़ी अच्छा पावरफुल था। उसने 30,000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों की कंपनी पर हमला कर दिया, धावा बोल दिया, कासिम बाजार खत्म कर दिया और अंग्रेजों की कंपनी पर लगा दिया ताले और बड़े बड़े अधिकारियों को कर लिया गिरफ्तार, बाकी लोगों को भगा दिया वहाँ से। बाकी अंग्रेज लोग वेट कर रहे थे कि भाई हम तो कम, वो 30,000 लोग थे, हम तो हज़ारों हैं, हम बहुत कम हैं, तो 30,000 लोगों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए साउथ इंडिया में मद्रास में भी अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी, वहां से बुलाए गए अंग्रेजी सेना और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव साहब उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव साहब आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव साहब सन 1757 ईस्वी की बात बता रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव ने के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेना के सेनापति थे, उस समय कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं थे, सेनापति थे। और तो रॉबर्ट क्लाइव साहब के नेतृत्व में युद्ध हुआ और क्लाइव साहब जीत गए, सिराजुद्दौला हार गया। 30,000 सेना रखने वाला पावरफुल नवाब हार गया क्योंकि उस नवाब के साथ हुई थी गद्दारी, और वो गद्दारी करने वाला था मीर जाफर, जिसको अंग्रेज ने खरीद लिया था। इनने बोला कि मीर जाफर, यही मौका है, सिराजुद्दौला को हराने में मेरी मदद कर दो, मैं आपको नवाब बना दूंगा। समझ रहे क्या है, ये षड्यंत्र रचा गया था। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को बहुत माना गया कि रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत अमीर हो गए। अब क्या है, अब आपने एक बंगाल के बड़े से पावरफुल नवाब को हरा दिया और दूसरा जो नवाब बैठने वाला है वो आपके इशारों पे नाचने वाला है, तो बंगाल के बड़े से बड़े अमीर से अमीर लोग हीरे जवाहरात सोने चांदी लेकर के आपके सामने पेश तो करेंगे ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का चाहता था आपसे दोस्ती। इसकी मुस्कुराहट पर केवल और केवल लोग लड़ लेते थे कि भाई मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, ये मतलब संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव को इतने ज्यादा धन मिला, सोचो अकेले प्लासी के युद्ध के बाद 3 करोड़ रुपए मिल गए थे कंपनी को। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत भ्रष्टाचार किया था। तो सन 1772 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया छोड़ करके वापस दोबारा से इंग्लैंड गया, तो इंग्लैंड वालों ने उनको पकड़ लिया और उसके ऊपर चलाया गया महाभियोग, उसके ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित केस चलाया गया, पूछताछ की गई। वो अपना, उसको रिग्रेट हुआ बाद में कि भाई हाँ गलती तो हुई है, लेकिन उसका एक अच्छा स्टेटमेंट सामने आया था। उसने बोला था कि आप मेरे संयम की मैंने बहुत ज़्यादा संयम दिखाया था उस समय, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो संयम भी नहीं सहन कर सकता, पागल हो जाता। क्यों? क्योंकि एक सेनापति के रूप में मैं आया था और एक सेनापति उस एक एरिया का सबसे ऊपर वाला एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया, जिसके नीचे नवाब काम कर रहा था उसके इशारों में। और अमीर से अमीर लोग मेरे पास मिलने के लिए आ रहे थे, अपॉइंटमेंट ले रहे थे, मैं खाली मुस्कुरा देता तो उसका वेट कर रहे थे। ऐसे में एक तरफ सोना चांदी हीरे जवाहरात, इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने थी, जिधर देखो उधर पैसा था। ऐसे में मैंने संयम बरता और वहाँ पर फिर भी काम किया। तो उनको बहुत बाद में रिग्रेट हुआ। 1772
ईस्वी में उनको उनके ऊपर केस चला गया। 2 साल केस चलने के बाद 1774 में उनको, हमें हो सकता है कि उनको कुछ लगा होगा कि जो भी हुआ गलत हुआ, उसकी वजह से बंगाल में बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई होगी, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उन्होंने आत्महत्या की थी सन 1774 में। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ। भ्रष्टाचार के चलते उनको हो सकता है आत्मसंज्ञान हुआ होगा, उनकी अंतरात्मा ने कुछ कहा होगा कि भाई रॉबर्ट जो किया वो गलत किया, अब समय आ गया है अपने आप को मुक्ति दिलाने का। सन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब ये नहीं पूछेगा कैसे करी, फंदा डाल के करी कि गोली मार के करी, जैसे भी करी अपने आप को उसने सुसाइड कर लिया। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी आयु कितनी थी, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बहुत कम उम्र का था दोस्तों। अब बहुत कम उम्र का था इसका मतलब नहीं कि 15-16 साल का होगा, लेकिन उसकी एज वहाँ पर पूछी गई कि रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया आया तब उसकी एज क्या थी। तो बहुत कम एज में एक सैनिक के रूप में आया था, लेकिन इतना इंटेलिजेंट था वो कि प्लासी का युद्ध जीत करके इतिहास में नाम बना के चला गया। और जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उसकी उम्र थी 18 साल। तो 18 ईयर की एज में रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आया था और सन 1772 में वापस भी चला गया और कई सालों तक राज भी किया बंगाल पर। 1757 से 1772 तक बंगाल में, पूरा बंगाल उसके कब्जे में था। 1772 तक बंगाल कब्जे में था और 1772 में वो वापस लौट गया क्योंकि उसको भेजा गया था करप्शन खत्म करने के लिए। समस्या ये थी कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में हो रहे करप्शन खत्म करने के लिए 1757 भेजा था कि प्लासी के युद्ध के बाद आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है करप्शन को रोको। लेकिन 1772 में पूरे बंगाल में सबसे करप्ट व्यक्ति निकला रॉबर्ट क्लाइव। भाई युवा था, 18 साल के बाद, 18 साल में आ गया था, कुछ साल वहां रहने के बाद बंगाल में चला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की भूमिका कितनी खतरनाक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? अरे बक्सर की लड़ाई का सन पूछ रहा है, सीधे सीधा आपको आंसर देना है कि कौन से ईयर में हुई थी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये बक्सर की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो शायद आपका आइडिया थोड़ा सा लग जाएगा। पहली बात तो सन 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी इसको ध्यान रखें। अंग्रेजी सत्ता का शुभारंभ हुआ था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजों ने युद्ध तो लड़ा, लेकिन ये छलावा था, डायरेक्ट और पावरफुल युद्ध नहीं मानते इसको। वास्तविक जो लड़ाई अंग्रेजों ने जीती थी वो तो बक्सर की थी, जहां पर उन्होंने कोई छलावा नहीं किया और तीन पावर का सामना किया। तो ये तो प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफर को उन्होंने बना दिया अपना कठपुतली बादशाह, नवाब बना दिया कि मैं जो बोलूंगा वो करोगे। तो अंग्रेजों का कठपुतली बादशाह कौन बना? मीर जाफर। लेकिन कोई कठपुतली कब तक किसी के इशारों में नाच सकती है? कभी तो विद्रोह करेगा। तो राजा ने विद्रोह करना शुरू किया। जब राजा ने विद्रोह किया, विरोध किया मीर जाफर ने, तो उन्होंने उसको हटा करके मीर कासिम को बना दिया राजा, नवाब। मीर कासिम बना अब नवाब। मीर कासिम भी परेशान हो गया तो मीर कासिम ने युद्ध कर दिया उनके खिलाफ कि बहुत हो गया अब अत्याचार, अब नहीं सहेंगे, अब हम लोग करेंगे युद्ध। तो मीर कासिम ने क्या बोला? 2 राजाओं से बात की। एक अवध के नवाब को बोला कि भाई साहब आज तो मैं हूं, कल आप होंगे। और मुगल को बोला, दिल्ली के सरदार को बोला कि कल अगर अवध है तो परसों आप होंगे। तो मुगलों और अवध दोनों को ये बात मनवा ली और मीर कासिम, अवध, मुगल तीनों ने मिल करके ज्वाइंटली किससे युद्ध लड़ लिया? अंग्रेजों से लड़ाई की, जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। तीनों ने मिलकर, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ाई की। अब इस लड़ाई को कहा गया बक्सर का युद्ध। लेकिन आप सोचो, इतने 3 पावरफुल लोग थे, उसके बाद भी अंग्रेजी सेना हार नहीं मानी और अंग्रेजी सेना जीत गई और अंग्रेजों ने ये युद्ध जीत लिया। ये युद्ध हुआ था प्लासी के बाद। इसका मतलब तो साफ है सन 1757 के बाद ही हुआ था और वो प्लासी के बाद हुआ था 1764 ईस्वी में। क्या आपने अपना उत्तर सही लिखा है? जरा जांच ले। क्या आपको ये कहानी पता थी
नहीं पता तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने बक्सर की लड़ाई के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था कि इन तीनों के होने के बावजूद भी अंग्रेज जीत गए थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के पास काफ़ी पैसा था, अंग्रेज़ों के पास काफ़ी आधुनिक हथियार थे और उनसे लड़ने की तकनीक भी बहुत अच्छी थी और अंग्रेज षड्यंत्र करना तो जानते ही थे। इसलिए भारत में सबसे मेन जो उनकी लड़ाई मानी जाती है जिसमें अंग्रेजी सत्ता का प्रभुत्व दिखाई देता है वो है आपकी बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, 1764 में हुई थी, ये ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना? तो भाई ये सिराजुद्दौला कौन है और मृत्यु कब हुई इसकी? सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। ये वो नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी और अंग्रेजों को हमेशा परेशान भी किया और सिराजुद्दौला ने तो मार के भी भगा दिया था अंग्रेजों को। तो बंगाल के नवाब की बात करें तो सन 1707 में हो गई थी औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब हो गए ताकत पर। तो 3 नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। एक थे मुर्शिद कुली खान, पहले तो पढ़े मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब बने अली वर्दी खान। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद पावरफुल बना, उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने तो बिल्कुल सहन नहीं किया कि अब बहुत ज़्यादा हो गया। सिराजुद्दौला ने बोला बहुत सहन हो गया, अब नहीं करेंगे, अब आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। सिराजुद्दौला ने क्या किया? 1757 में युद्ध हुआ था, उसके 1 साल पहले ही उन्होंने क्या किया? 1756 में जब सिराजुद्दौला बने, 1 साल पहले बने थे वो, उन्होंने उन पर हमला कर दिया कासिम बाजार पे, उनको भगा दिया। तो क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव आया। हमने रॉबर्ट क्लाइव की भी कहानी सुनी ना, अंग्रेजों को भगा दिया। हुगली नदी के तट पर जो उनका फैक्ट्री बनी थी उसमें ताला लगा दिया और ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज वेट कर रहे थे भाई सेना आए तो हम लड़े। सेना भेजी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध किया। कहाँ? प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में हुआ था छलावा। सिराजुद्दौला कभी नहीं हारता क्योंकि सिराजुद्दौला के पास यहाँ 30,000 सैनिक थे। 30,000 सैनिक थे और 30,000 सैनिक अगर किसी के पास में तो कितनी पावर हो सकती है आप खुद सोच सकते हैं। 30,000 सैनिक थे उनके पास में, जिसके बाद भी सिराजुद्दौला जो हार गया। आप अच्छा वो तो उस समय की बात है, मैं तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात बता दूं। सन 1962 में जब भारत ने चीन से युद्ध किया था तब चीन के 80,000 सैनिक के सामने हमारे 20,000 सैनिक थे। और ये तो आपकी बात बता रहा हूँ 1962 की, लेकिन सिराजुद्दौला के पास तो 1757 में 30,000 सैनिक थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हुई? मीर जाफर जो था ना उसका सेनापति, ये मीर जाफर को लालच था राजा बनने का और मीर जाफर को क्लाइव ने राजा बनने का लालच दिया कि अगर आप सिराजुद्दौला के साथ धोखा करते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो सिराजुद्दौला को मार करके आपको यानी मीर जाफर को राजा बना दिया जाएगा। और प्लासी का युद्ध हार गया सिराजुद्दौला। क्यों? क्योंकि युद्ध लड़ा ही नहीं गया। सोचो आप, इतनी सेना होने के बाद अगर युद्ध लड़ा जाता तो कितने लोग मरने चाहिए आपके हिसाब से? युद्ध का रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजों के 29 लोग मरे और सिराजुद्दौला के 500 लोग शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 30,000 में से इतना भयानक युद्ध नहीं हुआ, छोटा सा थोड़ी देर के लिए युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला का लगा कि मेरे सारे सैनिक कहाँ चले गए। सैनिक का मेन बड़ी टुकड़ी जो मीर जाफर के अंडर में थी वो तो युद्ध लड़ने पहुंची नहीं मैदान में, तो सिराजुद्दौला को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन भागते हुए मीर जाफर के बेटे ने पकड़ करके उसको मार दिया। उसको पता है कि अगर इसको नहीं मारा तो मेरे पिताजी का रास्ता कैसे खुलेगा। इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद मीर जाफर को क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया। तो आपका सही उत्तर क्या है? ये रहा आपका मीर जाफर, जो एक गद्दार था जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गलत किया था। तो इनको बनाया गया नवाब और ये बने पहले कठपुतली नवाब जो अंग्रेजों के इशारों पर नाचते थे, अंग्रेजों के इशारों पर चलते थे। कभी भी दोस्तों उस राजा का रिस्पेक्ट और जिक्र ज़्यादातर होता नहीं है इतिहास में जिन्होंने वीरता नहीं दिखाई, क्योंकि इतिहास केवल वीर पुरुषों को याद रखता है। ऐसे धोखेबाज और ऐसे जो किसी युद्ध में जो है बाजी पलटने वाले जो लोग इधर से उधर चले जाते हैं, इनका नाम जो है हमेशा लोग डिसरिस्पेक्ट के साथ ही लिया करते हैं। इसलिए मीर का जाफर को उतनी तवज्जो या उतनी इज्जत नहीं मिली इतिहास में जो उसे मिलना चाहिए था। बहुत कैपेबल था लेकिन वो
सेनापति बहुत कैपेबल था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि उसको बस राजा बनने का लालच था, जिसने उसको डुबो दिया। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करते हैं। नवाब सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? अभी मुख्य कारण तो आपको पता चल गया होगा क्या था, तो मैं आपको ऑप्शन पढ़ के दिखा देता हूं, क्योंकि इस स्टोरी अभी आपने सुन ली है। तो पहला है सेना का कम होना। क्या सेना कम हो गई थी, इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे? बिल्कुल, ये पॉइंट हो सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट, मीर जाफर की गद्दारी, क्योंकि सेना कम क्यों हुई थी? मीर जाफर की गद्दारी से। दूरगामी अभाव, नवाब की सूझबूझ में कमी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल उसके पास था दिमाग इतना तो। लेकिन जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सही उत्तर है ये, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध हारना पड़ा। कौन सा युद्ध? प्लासी का। और प्लासी के युद्ध के बाद की जो रात थी उसको बोला कि ये अंधेरी रात औपनिवेशिक शासन की शुरुआत थी, और इसके बाद कभी उजाला हुआ ही नहीं देश में। मतलब उजाले से मतलब आज़ादी का उजाला नहीं हुआ, उसके बाद देश गुलाम होता चला गया, और 200 साल लग गए लगभग हमको वापस आज़ादी प्राप्त करने में। तो इतने सालों तक अंग्रेजों ने हम पर राज किया। तो राइट आंसर क्या है? मीर जाफर। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि अंग्रेजों का 200 साल राज करने के पीछे बस ये शख्स जिम्मेदार है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि ये शख्स तो जिम्मेदार तो था। अगर ये मीर जाफर गद्दारी नहीं करता तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ देता। अब अंग्रेजों जब बंगाल से खदेड़ चले जाते तो दूसरी यूरोपीय ताकतों को पावर मिल जाती कि भाई अंग्रेजों को एक जगह से निकाल दिया, तो फ्रांसीसी लोग और फिर पुर्तगाली लोग, यूरोपियन में ही लड़ाई चलती रहती और इंडिया पर कब्जा करने का कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होता। तो एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, या औरंगजेब को मान सकते हैं कि वो औरंगजेब ने भी उनको मारा था एक बार, लेकिन वापस आने के लिए दे दिया। मुगलों को कभी भी इनको जगह ही नहीं देनी थी, लेकिन उनको क्या पता था कि एक व्यापारिक कंपनी आगे चल करके राज कर लेगी, क्योंकि राजा के अंदर बहुत बड़ी वो रहती है ना कि भाई मैं राजा हूं, कोई थोड़ी राजा बन जाएगा, ऐसा कुछ। क्वेश्चन नंबर 17, आप अपना आंसर मेंशन कर रहे हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं। प्रश्न क्रमांक 17 की बात कर लेते हैं। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? 1757 की बात हो रही है, आप ईयर से कनेक्ट करके देखिए 1757 में कौन सी घटना हुई थी? बिल्कुल प्लासी की घटना हुई थी। प्लासी की घटना में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध, अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई थी। तो सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो अंग्रेजी शासक कौन था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था बंगाल का? तो उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि बाकी सब बात के हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय आया था, और रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर भी बना दिया था बंगाल का। तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव ही रहेगा। अब आगे बढ़े। 17 प्रश्न क्रमांक 17 के बाद प्रश्न क्रमांक 18 है। 18 बोलता है सिराजुद्दौला कब नवाब बने? सिराजुद्दौला साहब जो है ये नवाब कब बने? तो सिराजुद्दौला नवाब बने थे अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, क्योंकि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, तो आपको पता है ना कौन कौन थे? मुर्शिद कुली खान, सीक्वेंस ध्यान रखना, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, फिर उसके बाद थे सिराजुद्दौला, उसके बाद थे मीर जाफर, भले कठपुतली थे लेकिन थे तो सही, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, इसको हटाया इसको बनाया, फिर इसको हटाया इसको बनाया, मीर कासिम को हटा के फिर बना दिया मीर जाफर, दोबारा आगे भाई हमें वापस बना दो, अब नहीं करेंगे। और मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बोला कि अब हो गया, बस खत्म, अब हम किसी को भी नहीं बनाएंगे, अब हम खुद नवाब बनेंगे। 1764 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तो उन्होंने बोला कि अब नहीं, अब जरूरत नहीं किसी की, अब हम खुद ही करेंगे। तो ये नवाबों की लिस्ट याद रखना। तो सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई होगी। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई थी सन 1756 में, यानी 1756 में बने थे ये, और 57 में युद्ध हो गया, मारे भी गए। सिराजुद्दौला 1 साल रहा केवल, सोचो 1 साल तक केवल नवाब बना, उससे पहले कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं, एक ही काम किया था, प्लासी का युद्ध, और उसमें उनका इतना बड़ा इतिहास बन गया। क्या सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब से और नवाबों से चाहे 10-15 साल भी राज किया हो ना, सिराजुद्दौला का नाम ही चलता है। क्यों? क्योंकि युद्ध करने वाला ही तो वीर होता है,
भले ही वो युद्ध हार गया हो, लेकिन सिराजुद्दौला का नाम चलता है हमेशा के लिए वहाँ। तो ये सन 1756 में इनने अपना शासन ग्रहण किया था, यानी नवाब बने थे। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद इन्हीं को शासन सौंपा गया था। समझ में आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भाई, अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी भाई? जब सिराजुद्दौला साहब ने शासन संभाल लिया तभी तो अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई थी। वही आंसर 1756, सेम आंसर, लेकिन क्वेश्चन अलग है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को वैसे भी पूछ सकते, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते, उत्तर दोनों का सेम ही है 1756। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह समझ में आ गया, 1756। कंपनी के व्यापार को ठेस पहुंचाने लगे थे। कौन कंपनी के व्यापार को ठेस पहुंचाने लगे थे? कहां से पूछा गया प्रश्न है? कंपनी के व्यापार को ठेस पहुंचाने लगे थे, मतलब कंपनी शांति से व्यापार कर रही होगी, और कौन थे ऐसा जिनने कंपनी को व्यापार करने से रोका? फिर से औरंगजेब की मृत्यु से आ जाओ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के जो नवाब थे वो ताकतवर हो गए थे। औरंगजेब ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। तो वो मनमानी कर रहे थे, और दिक्कत ये हुई थी कि कंपनी के साथ साथ जो प्राइवेट अधिकारी थे जो अलग से अपना बिजनेस ला रहे थे, वो लोग भी व्यापार के लिए कोई टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो जब टैक्स वहां भी नहीं पे किया गया और टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी भी पे नहीं कर रहे थे, दोनों के दोनों टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो समस्या क्या हुई कि ये हुआ कि बंगाल के जो नवाब है, बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर मुहिम छेड़ दी कि भाई अब हम आपको रियासत नहीं देंगे, और न ही हम आपको हम आपको टैक्स फ्री जो छूट देंगे, हम आपसे टैक्स वसूलेंगे, नहीं तो आपको निकलना पड़ेगा। तो अलीवर्दी खान सबसे पहला व्यक्ति था जिसने बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद अलीवर्दी खान तो दूसरा था, मुर्शिद कुली खान पहला था शासक जिनने किया। उसके बाद अलीवर्दी खान बने, उनने भी बोला कि नहीं देंगे आपको। सिराजुद्दौला ने तो मार के भगा दिया था। ये तीनों के तीनों लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के व्यापार को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, और इनने व्यापार नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि बंगाल का रेवेन्यू कम हो रहा था, बंगाल का राजस्व में कमी आ रही थी, और बंगाल के राजस्व में कमी आएगी तो भाई बंगाल के नवाब ताकतवर कैसे बनेंगे? इसी वजह से इन तीनों ने मिल करके अंग्रेजों को ठेस पहुंचाई। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो वही होगा, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तीनों के तीनों ने इनको परेशान किया था, और परेशान करना जायज़ भी था, क्योंकि अंग्रेजों को फ्री में क्यों हम लोग हमारी धरती पर कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर हमारी धरती पर फ्री में व्यापार करे, फ्री में, और हमारी जगह पर को कब्जे कर ले और कीले बांध ले, तो कब तक देखते रहेंगे? तो कीले भी नहीं बांधने दिए थे इनने कि आप कीले नहीं बांधोगे, आप व्यापार भी नहीं करोगे। तो और सिराजुद्दौला का तो बहुत अच्छा वो था। सिराजुद्दौला अगर जीत जाते उस दिन तो शायद ये 200 साल की गुलामी हमें झेलनी ना पड़ती। क्वेश्चन नंबर 21, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना? एक ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 बार हमने उसको घुमा घुमा के लिखा हुआ है। पहला कि सिराजुद्दौला नवाब कब बना? 1756। अलीवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? 1756। अब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना? तो 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद नेक्स्ट जो नवाब बना वो कौन था? सिराजुद्दौला ही तो था। तो इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला इज द राइट आंसर। इसको ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन को इतने तरीकों से भी पूछा जा सकता है, बस आप ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो ये उत्तर भी आपका सही रहेगा। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद सन 1756 में बंगाल का नवाब बना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है तो कि मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ये तो आपको ऑर्डर रट लेना है। मुर्शिद कुली खान, मैं रटा देता हूं, मुर्शिद कुली खान। ये बार बार रटना पड़ेगा तब याद हो जाएगा, और एक याद करने की तकनीक भी बताऊंगा मैं कैसे याद करना है। मुर्शिद कुली खान, दूसरा अलीवर्दी खान, इसके बाद कौन बने? अलीवर्दी खान। इसके बाद कौन बने? सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन बने? मीर जाफर। उसके बाद कौन बने? मीर कासिम। और उसके बाद
फिर वापस से कौन बने, वापस से बन गया मीर जाफ़र। तो ये इसका ये था, मीर जाफ़र 2 बार बना, तो मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। तो मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, ये आप ऑर्डर याद रख लिया तो आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? क्या मुर्शिद कुली खान द्वितीय बना था? नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं इसका नाम। तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना था? अली वर्दी खान। हमारे यहाँ पर देखो ये अली वर्दी खान बने थे, तो अली वर्दी खान दूसरे थे जो मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब बने। तो राइट आंसर क्या है? अली वर्दी खान। अब ध्यान रखना आपको। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 23 समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 बोलता है कि मद्रास के जहाजों से सामान लाते स्थानीय जहाजों का चित्र किसने बनाया था? तो मद्रास के जहाजों से सामान लाते हुए स्थानीय जहाजों का जो चित्र बनाया गया था, आपके एनसीईआरटी में लिखा है दोस्तों, चित्र भी मिलेगा आपको। और बाकायदा जो मद्रास का जो फोर्ट किला बना हुआ था, उस किले को भी बड़ी सुंदरता से पेश किया गया है। और उस व्यक्ति का नाम है जिसने चित्र बनाया था, उसका नाम है विलियम सिम्पसन। इसमें मैं बाकी लोगों के नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे गवर्नर जनरल हैं। अब आप खुद सोचिए, गवर्नर जनरल कोई पेंटिंग करेगा क्या? कोई गवर्नर जनरल ऐसा नहीं था जिसको इतनी अच्छी पेंटिंग आती थी। पेंटर अलग से बुलाए जाते थे, इसलिए इसका आंसर लगाना बिल्कुल आसान था कि क्योंकि बाकी लॉर्ड रिपन वेलेजली और विलियम बेंटिंग तीनों गवर्नर जनरल या वायसराय थे। बाकी विलियम सिम्पसन कोई वायसराय गवर्नर जनरल नहीं था, ये एक फोटोग्राफर ही था, इसलिए इसका नाम यहाँ पर आएगा। राइट आंसर क्या है? विलियम सिम्पसन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है कि नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? हमने नवाबों की लिस्ट बनाई है, आपने आंसर लगा ही दिया होगा, इतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बार बार चर्चा कर रहे थे नवाबों के बारे में। ये नवाब कहाँ थे? तो ये नवाब कलकत्ता में थे क्या? तो कलकत्ता हो सकता है, लेकिन कलकत्ता तो एक सिटी था, कोलिकाता गांव था, लेकिन वो था बंगाल। बंगाल कलकत्ता के अंडर में आता, बिहार भी नहीं और अवध भी नहीं। अवध के नवाब होते थे, लेकिन नवाब शुजाउद्दौला दूसरे नवाब थे, लेकिन मुर्शिद कुली खान तो बंगाल के नवाब थे। नवाबों का जो चल रहा है, नवाब कुछ वर्ड बार बार आपके सामने आएंगे, नवाब कहीं पे सुल्तान, कहीं पे राजा, कहीं पे बादशाह, है ना। तो ये अलग अलग नाम रखे गए, सबके सब राजाओं के नाम थे। लेकिन मुस्लिम अगर कोई राजा बनता था तो वो नवाब, निज़ाम या सुल्तान या बादशाह बोला जाता था। लेकिन जो इंडियन हिंदू होते थे उनको राजा का नाम दिया जाता था, वो राजा होते थे या पेशवा, है ना, छत्रपति, ये शब्द मराठा साम्राज्य में चलते थे। लेकिन जैसे आप मैसूर की बात करो तो सुल्तान चलता था, मुगल की बात करो तो बादशाह चलता था, अवध की बात करो तो नवाब चलता था, बंगाल की बात करो तो नवाब चलता था, हैदराबाद की बात करो तो निज़ाम चलता था। तो निज़ाम तो अलग अलग थे, सब कुछ है। तो बंगाल में क्या था? नवाब हैं, तो बंगाल के नवाब जो हैं वो मुर्शिद कुली खान थे। राइट आंसर बंगाल। नेक्स्ट, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी? अब देखिए, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? क्या अब देखिए, पहली बात तो है कि कंपनी को जो बिना शुल्क चुकाए व्यापार की जो अनुमति थी वो सन 1686 के आसपास, उसके बाद मिल गई थी उनको लगभग। मतलब जब मुर्शिद कुली खान साहब बंगाल के नवाब थे तब। तो उस समय कौन मुगल शासक था? मुगल शासक ने दिया था वो। क्या बहादुर शाह द्वितीय ने दिया था? तो ये तो नहीं था, ये तो बहुत लेट आए थे। अकबर ऑलरेडी जा चुके थे, अकबर उस समय तक नहीं थे। क्या बाबर ने दिया था? तो बाबर के समय अंग्रेज कहाँ आए थे? बाबर के समय तो वास्को डिगामा भी नहीं आया था। बाबर तो बहुत पुरानी बात है, 1226 की बात बता रहे हैं। फिर किसकी बात है? औरंगजेब की बात बताएं, सॉरी क्षमा करें, 1226 नहीं, 1526। औरंगजेब की बात बताएं। तो क्या औरंगजेब उस समय था क्या? बिल्कुल था। औरंगजेब ही तो था जिसने अंग्रेजों को, कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार की अनुमति दी थी। अब इसमें क्या हुआ था? हुआ ये था कि सन 1686 में अंग्रेजों को लगा कि मुगल तो कमजोर हो गए हैं, तो मुगल पर हमला कर दिया, लड़ाई मोल ले ली, हमला कर दिया। मतलब उनसे लड़ाई करने के लिए ठान ली कि भाई अंग्रेज जल्दी से इनको हरा करके
बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर देंगे व्यापार बढ़ाने के लिए। लेकिन उनकी भूल थी, क्योंकि औरंगजेब में अभी भी ताकत थी और औरंगजेब ने इतना मारा था 1686 में कि अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया, बिल्कुल बंगाल से बाहर कर दिया। और बंगाल से ही नहीं, मद्रास और बंबई के जो जितने भी फैक्ट्री थी सबको सीज कर दिया और बंगाल से बाहर किसी एक द्वीप पर मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो अंग्रेज की एक आदत थी कि वो उनको पता था कि राजा बड़े दयालु होते हैं यहाँ के। राजा के पास जाओ, सॉरी मांगो, सॉरी बोला गया, क्षमा मांगी गई और बोला कि आज के बाद नहीं करेंगे सर, क्षमा हो गया, क्षमा करो, बादशाह तो आप ही है, आपकी है, इसमें हम लोग कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। 1.5 लाख रुपए दिए थे कंपनी ने। जब 1.5 लाख रुपए दिए औरंगजेब को, तो औरंगजेब उस समय खुश होकर कह रहे एक मुश्त इतने पैसे, तो वो खुश हो गया। उनने बोला कि चलो ठीक है आप व्यापार कर लो। उनने क्या किया, फिर व्यापार में भी थोड़ा सा घूस वूस दे के जैसे तैसे करके अंग्रेज औरंगजेब को मना लिया और बोल दिया कि भाई हमें फ्री में व्यापार करने का अनुमति दे। तो बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की अनुमति किसको मिल गई थी? कंपनी को। लेकिन किसने दी थी? औरंगजेब ने ये दिया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही दिक्कत ये हो गई थी कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने विद्रोह कर दिया था। राइट आंसर क्या है? औरंगजेब। आशा करता हूं कि आपने भी यही राइट आंसर लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? जरा पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 26 है कोलकाता का पुराना नाम क्या है? कोलकाता का पुराना नाम क्या है? अब ये पूछ रहा है कि पुराना नाम, देखिए कोलकाता का एक नाम कलकत्ता था, लेकिन ये सबसे प्राचीन नाम पूछ रहा है। कालिकाता, कोलकाता, कलकत्ता, ये तो नया नाम है और ये पुराना नाम है और ये सबसे प्राचीन नाम है। तीनों नाम इसी के हैं। ये नया है, ये थोड़ा पुराना है, पहले था थोड़ा पुराना है, और ये तो और प्राचीन गांव का नाम था। अब ये कोलकाता का पुराना नाम इसलिए पूछ रहा क्योंकि इस चैप्टर से कनेक्ट करो। मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था, जरा ध्यान से वीडियो पर आ करके या कंसंट्रेशन जमाओ। मैंने वहां पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि जब अंग्रेजों को जमींदारी चाहिए थी 3 गांव की, तो उसने क्या किया, मुगल के कुछ जो अफसर थे उनको घूस खिलाई, भ्रष्ट किया उनको, यानी घूस खिला करके 3 गांवों की जमींदारी ले ली। और गांवों की जमींदारी पैसों दोगे तो बहुत आसानी से मिल जाती थी। उस समय पैसा किसके पास था? अंग्रेज तो ला सकते थे ना बाहर से। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 3 गांव की जमींदारी ले ली। उसमें से एक गांव था कालिकाता, और इसी कालिकाता नाम के गांव को कलकत्ता में बदल दिया। वो बहुत बड़ा एक सिटी बना दिया। अब कलकत्ता कितना बड़ा शहर हो गया, आप सोचो। कलकत्ता 1911 तक देश की राजधानी तक रहा अंग्रेजों की। तो कलकत्ता बहुत डेवलप हुआ होगा डेफिनेटली। तो कलकत्ता का जो पुराना नाम है वो है कालिकाता, जो इस चैप्टर में पूछा गया है। नहीं तो पुराना नाम तो हम ये भी पढ़ते ना, कोलकाता का पुराना नाम तो कलकत्ता भी है, लेकिन अति प्राचीन नाम अगर पूछ रहा है, जब पुराना, जब अंग्रेजों को एक गांव मिला था जमींदारी में, तो उसका नाम क्या था? कालिकाता, जो लेटर में क्या बना, बाद में कलकत्ता बना, और फिर मॉडर्न में हमने उसको क्या नाम रख दिया? कोलकाता। आज हम लोग उसको कोलकाता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ ले जरा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो जरा, क्या है? आप अगर क्वेश्चन नंबर 27 देख पाए तो एक वर्ड आपको मिलेगा जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली का मतलब क्या होता है? ये कठपुतली शब्द काफी सुना हुआ है कुछ लोग। ये हमारे देश में कठपुतली डांस बड़ा फेमस है। राजस्थान में देखा होगा आपने, ऐसे हाथ से वो कठपुतली को ऐसे हिलाते हैं, तो जैसे कठपुतली को जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। कठपुतली का मतलब होता है इशारों पर नचाना। तो यही पूछा गया था, कठपुतली शब्द से क्या आशय है? ये कठपुतली शब्द इस्तेमाल कहाँ से, ये शब्द इस चैप्टर से कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये शब्द जुड़ा हुआ है प्लासी के युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को ये बंगाल के नवाब, चाहे मुर्शिद कुली खान या अलीवर्दी खान या सिराजुद्दौला, तीनों बड़े परेशान कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि सिराजुद्दौला को हटा करके, सिराजुद्दौला काफी पावरफुल था, इसको हटा करके कठपुतली शासक बिठा ले जो आनाकानी ना करे, हमसे बार बार टैक्स न मांगे या हमें हमारी जमीन देने से मना ना करें। तो उन्होंने सोचा कि अगर इस सिराजुद्दौला को हटा करके कठपुतली नवाब बिठा दिया जाए जो हमारे इशारों पर नाचे, तो फिर वो काम हमें कभी भी हमारे लिए एक अवरोध या रोड़ा नहीं बन सकता। तो ऐसा उन्होंने किया, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और सिराजुद्दौला ने कर दिया विद्रोह, और सिराजुद्दौला ने उनको भगा भी दिया वहां से। लेकिन बाद में प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला जैसे युद्ध हारता है, तो पहला बंगाल का कठपुतली नवाब के रूप में मीर जाफर नवाब बनता है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, और फिर मीर कासिम के बाद दोबारा से मीर जाफर नवाब बनता है, और ये कठपुतली नवाबों की सीरीज शुरू हो जाती है। तो कठपुतली का मतलब क्या? एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो किसी और के द्वारा नियंत्रित हो,
किसी और के कंट्रोल में हो, क्या वो कठपुतली है? सोच सकते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट है, वह व्यक्ति जो किसी को नियंत्रित करता है, तो किसी को नियंत्रित करता है तो वो कठपुतली कैसे हुआ? कठपुतली तो खुद नियंत्रित हो सकती है ना। और वह व्यक्ति जो दूसरों का अनादर करे, तो ये तो अलग चीज हो गई भाई, कठपुतली से संबंध नहीं है। इन दोनों पॉइंट पर गौर करो तो ये तो वो है जो व्यक्ति नियंत्रित करता है, वो तो कठपुतली नहीं हो सकता। तो जो किसी और के द्वारा नियंत्रित हो, बिल्कुल उसी को कठपुतली कहेंगे। तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही क्या है? राइट आंसर है। वह व्यक्ति जो किसी और के द्वारा नियंत्रित होता हो, कठपुतली कहलाता है। तो राइट आंसर इज ए, यही इसका कठपुतली का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर की बात करते हैं। रानी चेन्नम्मा की बात हो रही है। रानी चेन्नम्मा किसकी शासक थी या कहाँ की शासक थी? दोस्तों, इसी एमसीक्यू के सीरीज में प्रीवियस क्वेश्चन याद रखो, अभी हाल हमने क्वेश्चन किया, वहां पर हमने एक जगह का नाम दिया था, कर्नाटक में एक छोटी सी जगह है जिसको कब्जा करने के लिए अंग्रेज गए, तो अंग्रेजों को एक सामना करना पड़ा एक रानी का जिसका नाम था चेन्नम्मा, और वो साउथ इंडिया की रानी थी। उस जगह का नाम बताना, क्या वो जगह बंगाल थी? डेफिनेटली साउथ की थी तो बंगाल तो हो ही नहीं सकता। क्या वो कित्तूर की थी? हो सकता है इस जगह का नाम नहीं सुना आपने। आगरा का नाम सुना और दिल्ली का नाम सुना, तीनों के तीनों कहाँ मिलेंगे आपको? ये तीनों उत्तर वाले हैं, तीनों ये और ये उत्तर के हैं। लेकिन दक्षिण का कोई राजा है, कोई जगह है, तो उसका नाम क्या? कित्तूर। ये कित्तूर वो था साम्राज्य छोटा सा, जहाँ की शासिका जो थी वो रानी चेन्नम्मा थी। और रानी चेन्नम्मा के ऊपर कब्जा करने के लिए जब अंग्रेज आए तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और हथियारों से सामना किया। सन 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रानी चेन्नम्मा के एक वफादार चौकीदार थे जिनका नाम रायन्ना था, उन्होंने विद्रोह जारी रखा। लेकिन अंत में यह हुआ कि ज़्यादा समय तक एक व्यक्ति कितना विद्रोह करेगा, विद्रोह को दमन कर दिया गया और चेन्नम्मा के कित्तूर को मिला लिया गया बाद में। लेकिन फिर भी चेन्नम्मा का नाम आता है कि स्त्री होते हुए भी अंग्रेजों का सामना करने से नहीं डरी। जहां पर दूसरे बड़े बड़े रियासतें राजा के अंग्रेजों के सामने झुक गई थी, वहीं पर एक छोटी सी रियासत की रानी ने हार नहीं मानी। तो हम लोग जब रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ते हैं तो कुछ और रानियां भी हुई थी जिन्होंने अंग्रेजों का खुल करके सामना किया था। भले रिजल्ट चाहे हार हो, लेकिन सामना करना वीरता है। तो राइट आंसर क्या है? कित्तूर इज द राइट आंसर, जो कि कर्नाटक में। अगर कित्तूर ना होता और यहाँ पर लिखा होता कर्नाटक, तो वो भी राइट आंसर होता, तो कर्नाटक भी इसका राइट आंसर हो सकता था अगर कित्तूर नहीं हुआ तो। ध्यान रखना दोस्तों इसको ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि 1639 में एक स्थानीय शासक द्वारा अंग्रेजों को कौन सा स्थान या नगर दिया गया था? 1939 में 1939 में एक स्थानीय शासक के द्वारा अंग्रेजों को कौन सा स्थान या नगर दिया गया था जिसे बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में मजबूत किया गया? अगर ये फोर्ट सेंट जॉर्ज नहीं लिखता तो बड़ी मुश्किल होती इसको पहचानने में कि कहाँ है, क्योंकि 1639 की बात है। मैं आपको बता दूं, सन 1600 में तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आई थी? सन 1600 में आई थी, और धीरे धीरे अपनी कंपनियां बसा रही थी। और 1639 मतलब ज़्यादा साल नहीं हुए थे, इसका मतलब अंग्रेज खाली व्यापार ही कर रहे थे। और एक किला बनाया था उन्होंने जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला था, ये उन्होंने बनाया था। अब ये किला कहाँ बनाया था? अगर ये फोर्ट सेंट जॉर्ज आपको पता है तो आप बता दो कि कहाँ की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में अंग्रेजों ने शासन कहाँ किया था। तुक्का, थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा कनेक्ट करके देखते तो थोड़ा आंसर हमको आ जाएगा। पहली बात तो है कि दिल्ली में अंग्रेजों ने शासन किया ही नहीं, शुरुआत बहुत लेट हो गया था वहां तक पहुंचते पहुंचते, तो दिल्ली तो हमारा ऑप्शन नहीं है। बात आती है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। क्यों? क्योंकि शुरुआत में अंग्रेजों की 3 ही प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रांत थे, कलकत्ता मतलब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीनों थे। तो हुगली में जब कलकत्ता में बंगाल में गए तो वो तो बहुत समय की बात है, 1700 के आसपास की बात है वो, और ये 1639 की बात करें, मतलब बंगाल में उस समय तक नहीं पहुंचे थे। तो बात कहाँ आती है? बात आती है इन 2 जगहों की, मद्रास, ये भी ऑप्शन खत्म हमारा, मद्रास और बॉम्बे में से कहीं 2 पर।
शुरुआत में उन्होंने बॉम्बे को बनाया, लेकिन शुरुआत की जो फैक्ट्री बनाई गई थी वो सूरत में बनाई गई थी। सूरत में 1813 में फैक्ट्री बनाई गई थी। उसके बाद 1814, 15, 16 के आसपास कहीं उन्होंने मद्रास में एक फैक्ट्री खोली थी, मछलीपट्टनम के आसपास कहीं फैक्ट्री खोली थी। बात ये आती है कि ये सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है ये कहाँ बनाया गया था। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज का जो फोटो विलियम सैमसन ने बनाया था, अभी हमने उस चित्रकार की बात भी की थी, मद्रास का फोटो बनाया था उसने, और उसी फोटो का नाम था, ये यही बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले का फोटो बनाया था उसने, तो डेफिनेटली ये मद्रास का किला है। अब बात करते हैं 1639 में, उस स्थानीय शासक का नाम आपके इसमें नहीं मिलता है, कई जगह हो सकता है कुछ वो विशेष किताब हो जहां उसका नाम भी दिया है, लेकिन फिलहाल जो अच्छी से अच्छी किताब भी होगी उस पर फिलहाल तो हमें नहीं मिला है। लेकिन एक स्थानीय शासन था, छोटा सा शासक था, जिसने अंग्रेजों को वो जगह दी थी कि यहाँ किला बना लो उस नगर में। तो किला बनाने के लिए जगह मद्रास के एक शासक ने दी थी। तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में उन्होंने बड़ा अच्छा किला, बहुत सुंदर किला, आज भी देख सकते हैं आप, आज भी वहाँ पर है, और ये बनाया था मद्रास में। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इसका हो गया मद्रास। तो वो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ मिलेगा आपको? मद्रास में। तो कलकत्ता नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, बंबई नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? मद्रास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण क्या था, परिणाम क्या था? क्षमा करें, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? प्रतिस्पर्धा मतलब समझते हो? कंपटीशन। आप भी तैयारी करते हो ना, तो आपकी क्लास में भी आपको लगता है कि मैं टॉपर बन जाऊं, तो टॉपर में कंपटीशन रहता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, और क्यों आई? क्योंकि भारत के माल की मांग बहुत ज्यादा यूरोप में हो रही थी। जब भारतीय रेशम का कपड़ा हो, भारत के सूती वस्त्र की बात हो, या भारत की दालचीनी, काली मिर्च, मसालों की बात हो, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी कहाँ? यूरोप में। और इंडिया उसके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स था। तो सभी कंपनियां चाहती थी इंडिया आए। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, उसके साथ साथ यूरोपियन और कंपनियां भी आई, चाहे फ्रेंच कह लो, चाहे डच की बात कर लो, या पुर्तगालियों की बात कर लो, सब लोग इंडिया में आ गए थे। ये सब लोग जब इंडिया में आए तो इनके बीच होड़ चल रही थी कि भाई कौन ज़्यादा माल भेजेगा। जो जितना माल खरीद के जितनी जल्दी माल भेज देगा, फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि आप लोग जो है ज़्यादा मुनाफा कमा लोगे। तो दिक्कत क्या हो रहा था? जब एक कंपनी आती है तो उसको ज़्यादा मुनाफा मिलता है, लेकिन ज़्यादा कंपनी आएंगी तो मुनाफे में कमी आएगी। ऐसे में प्रतिस्पर्धा के चलते ये एक दूसरे के जहाज भी डुबो रहे थे, और भारतीय प्राइस बढ़ रही थी। पहले इनको सस्ते में मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, इतने सारे लोग आ गए, पता चला कि अंग्रेज पहले खरीद रहे थे किसी माल को, मान लो 1 किलो को या एक सूती कपड़ा खरीद रहे हैं, मान लो उसके 50 रुपये रेट है। अब सबको बेचना है क्योंकि वहाँ 150 में बिक रहा होगा, तो इनको 100 रुपये का फायदा है। समझना इसको समझना कैसे इन्होंने प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, यानी इंग्लैंड की कंपनी आई, ये शुरू में माल खरीद रही थी, इससे को बहुत फायदा मिल रहा था। इसने क्या किया? सूती वस्त्र का एक कपड़ा खरीदा, मान लो सूती कपड़ा खरीदा, 50 रुपये में खरीद के वहाँ 200 रुपये में बेच रही है, ठीक है, यूरोप में। तो कितना इनको फायदा रहा? मुनाफा कितना? 150 रुपये का मुनाफा, सोच, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन और भी कंपनी बेटी है ना, डच बेटी हैं, फ्रेंच बेटी हैं, फ्रेंच कंपनी, और पुर्तगाली भी हैं, पुर्तगाल ये भी है। अब इन्होंने क्या बोला? ये कपड़ा मुझे भी चाहिए। इन्होंने बोला कि डच ने बोला भाई मुझे 60 रुपये में दे दो। भाई व्यापारी को तो लगा भाई रेट बढ़ रहा है, 60 रुपये में दे दो। फ्रेंच बोल रहे नहीं मैं 80 में खरीद लूंगा, ये पुर्तगाली बोल रहे मैं 100 में खरीद लूंगा। तो इसके चलते क्या होगा? जब कपड़े की वैल्यू बढ़ रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी बोले मेरे पास ज्यादा पैसा, एक काम करो मैं 120 में खरीदूंगा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? जो मुनाफा 150 को था वो क्या हो रहा? कम होते होते 100 से भी कम हो गया। तो कंपटीशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कंपटीशन के परिणाम स्वरूप मुनाफे में कमी आई। अगर आपको ऐसा कुछ आंसर दिखता है तो राइट आंसर होगा कंपनी के मुनाफे में कमी आई। बिल्कुल सही, यही तो होगा, कंपटीशन में यही तो होता है। माल की गुणवत्ता में वृद्धि, तो ऐसा तो नहीं होगा, माल तो वही था। कीमत कम होगी, कीमत तो और बढ़ रही थी, राइज हो रही थी। तो राइट आंसर क्या है? यही है, कंपनी के मुनाफे में कमी आ गई थी। क्यों? क्योंकि सब लोग भाव लगा रहे थे, सब लोग, जब डिमांड बढ़ती है ना तो प्राइस राइज होती है, और राइज करने वाले कौन? खुद मांग वाले राइज कर देते हैं मांग, और धीरे धीरे क्या हो रहा था? मुनाफे की कमी हो रही थी। ये हर जगह पर होता है, जहां जहां कंपटीशन बढ़ता है वहां मुनाफा क्या हो जाता है? कंपनी का कम हो जाता है। बिक्री बढ़ जाती है लेकिन मुनाफा अपने आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कंपनी के मुनाफे में कमी आ गई, लेकिन फिर भी जितना मिल रहा है उतना तो करेंगे ना। तो ये प्रतिस्पर्धा, इसी वजह से एक दूसरे के जहाज डुबाने लग गए, लड़ाइयाँ चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो ऐसा कुछ हुआ था, इसीलिए यूरोपियन लोग खुद में पहले लड़ रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लेते। 31 क्या है? सन 1690 की बात है। 1690 के दशक के अंत में बंगाल का नवाब कौन बना? है बंगाल के नवाब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से बार बार इन्हीं के बारे में 1690 की बात चल रही है। और 1690 में बंगाल के नवाब कौन बने? ये एक भी बंगाल के नवाब थे ही नहीं, कभी बने ही नहीं। तो बचा हुआ कौन बचा? मुर्शिद कुली खान बना। मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बना और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था उसने। वो पहला नवाब था जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? मुर्शिद कुली खान। मैं आशा करता हूं कि आपने भी ये आंसर रखा होगा। अगर आपके भी सारे के सारे आंसर सही लग रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हाँ सर मेरे सब सही थे। अगर किसी के 10 गलत है बाकी सब सही तो वो भी लिख के बताएं। ईमानदारी से लिखना, लेकिन ताकि समझ में तो आए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वाकई में क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी भी है कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन अपना ऑप्शन जरूर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर कौन सी नई शक्ति उभर कर आ रही थी? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की मतलब, उत्तरार्ध मतलब 18वीं शताब्दी का जब अंत हुआ था, मतलब 17वीं शताब्दी शुरू हुई तो ये पूर्वार्ध था। जैसे जैसे 17वीं से उत्तरार्ध मतलब 1780, 1770, 90 की बात है ये, है ना, बाद में। तो 1780, 90 तक कौन सी कंपनी उभर के आ रही थी? अरे भाई मराठों को इन्होंने हरा दिया था, मैसूर को हरा रहे थे। तो एक कौन हरा रहा था? अंग्रेज हरा रहे थे। तो एक नई शक्ति उभर के आ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसने 18वीं शताब्दी के अंत तक पूरे भारत में लगभग वो वर्चस्व कायम कर लिया था कि बहुत पावरफुल अगर कोई है तो वो अंग्रेज है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हैदर अली कहाँ के शासक थे? हैदर अली के बारे में तो सुना होगा आपने। 2 सुल्तान की बात करते हैं हम लोग। सुल्तान हैदर अली और सुल्तान टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान, ये 2 सुल्तान थे जिन्होंने किस एरिया को वर्चस्व पे लाके खड़ा कर दिया था? टीपू सुल्तान और हैदर अली ने मैसूर को सबसे पावरफुल बना दिया था, शक्तिशाली बना दिया था। और टीपू के साथ तो जोड़ते ना, शेर ए मैसूर, तो बाकी तो होने ही नहीं चाहिए ऑप्शन। बंगाल पे उस समय बंगाल के नवाब के शासन राज कर रहे थे। दिल्ली पे मुगल शासन थे। बम्बई वाला वहाँ के स्थानीय राजाओं के अंडर में था, बम्बई वाला जो महाराष्ट्र वाला, और ये तो मराठा रीजन का था, तो महाराष्ट्र वाले जो मराठा साम्राज्य था उसके अंडर में था। बचा कौन सा? मैसूर, जहाँ पर टीपू सुल्तान और हैदर अली ने वहां पर सल्तनत कायम करके रखी हुई थी। तो राइट आंसर क्या है? मैसूर का शासक था वो। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष में स्थापित हुआ था? प्रथम अंग्रेजी कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? इसको लेकर के किताब में या जब आप इंटरनेट पर सर्च करते तो काफ़ी सारी झोल यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी इंटरनेट के सोर्स का माध्यम मत अपनाना। आपका मेन मोटिव किताब है, किताब पढ़ना। जितना ज़्यादा किताब पढ़ोगे वही आपके लिए सही है। तो किताब में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि 1613 ईस्वी में इन्होंने एक कारखाना बनाया था, जो बनाया था सूरत में अपना पहला कारखाना। लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है कि 1608 में सबसे पहले कारखाने की स्थापना की मांग उठी थी, बात की गई थी, लेकिन स्थापित कब हुआ था? उसको बनते बनते स्थापना होते होते 1613 हो गए थे। 1613 में सूरत का, उसके बाद मुसलीपट्टनम का कुछ साल बाद 1617-18 तक वो बना होगा। 11 में वो भी सेंक्शन हो गया तो कि बनाएंगे, कुछ साल में वो भी कंप्लीट हुआ। तो 1613 में सबसे पहले सूरत में कारखाना बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या है? 1613 इज द राइट आंसर। कहाँ बनाया था? सूरत में पहली फैक्ट्री डाली थी उन्होंने। दूसरी मुसलीपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। दी गई सूची में से कौन सी विदेशी शक्ति भारत में प्रवेश करने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति थी? सबसे आखिरी में भारत में कौन आए? तो सबसे जो पहले वाले, देखिए चीन तो आए नहीं, चीन तो बस ऐसे, चीन के तो कुछ यात्री आए थे, चीनी यात्री वो इतिहासकार आए थे, तो ये तो बिल्कुल नहीं, चीनी तो नहीं आए। हमारे देश में सबसे पहले आए थे पुर्तगाल वाले सबसे पहले आ गए थे। सन 1498 में ही आ गया था वास्को डी गामा। पुर्तगाली के बाद हमारे देश में आए अंग्रेज का आगमन हो गया था लगभग 1600 में। उसके बाद आए हमारे यहाँ डच यानी हॉलैंड वाले,
2 ही साल बाद 1602 में वो भी आ गए। तो आखिरी में सबसे आए कौन, और आंसर क्या वही होगा हमारा फ्रेंच सबसे आखिरी में आए। मैं आपको बता दूं फ्रेंच सबसे आखिरी में आए। तो जब देश में अंग्रेजों का राज था तब भी फ्रेंच के हाथ में एक कॉलोनी थी, बस्तियां थी, और उन फ्रांसीसी बस्तियों को आज हम लोग बोलते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी का नाम सुना आपने? पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, इन सब जगहों पर उसकी छोटी छोटी बस्तियां हैं। और पुडुचेरी जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, वो केंद्र शासित प्रदेश पर कभी फ्रेंच लोग राज करते थे, वो फ्रांसीसियों की बस्ती थी। पुर्तगालियों ने आखिरी तक, देश आजाद हो गया उसके बाद तक, गोवा को अपने अंडर में रखा था। तो गोवा आजाद हमारे साथ नहीं हुआ, ध्यान रखना। सन 1961 में गोवा को आजाद कराया गया पुर्तगालियों से। बाकी भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में। पुर्तगाली और फ्रेंच लोगों ने पुडुचेरी भी उस समय आजाद नहीं किया था, तो 47 में पुडुचेरी भी हमारे पास नहीं था। तो ये कहानी है जो कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको समझेंगे कब क्या हुआ था। लेकिन ये है कि इन्होंने राज किया है हमारे देश में, ठीक है। डच लोग आए थे लेकिन ज़्यादा समय तक हमारे देश में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, और जल्दी से वो डच लोगों को मिल गया था एक दूसरा व्यापारिक क्षेत्र, जो इंडोनेशिया में मसाला उनको चाहिए था, तो वहाँ उन्होंने इंटरेस्ट लिया। व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट था, साम्राज्य में नहीं था। बाकी ये साम्राज्यवादी थी तीनों, क्योंकि यूरोप में भी चल रहा था इनका, फ्रांस भी काफ़ी पावरफुल हो चुका था, पुर्तगाली भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेज तो कर ही रहे थे पूरी दुनिया में। राइट आंसर क्या हो गया? फ्रेंच सबसे आखिरी में आए थे, फ्रांसीसी लोग। अच्छा, मैं आपसे अगर ऐसा पूछूं कि भारत के ऐसे कौन सा शासक था जिससे फ्रांसीसी लोगों के कड़े और बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए शेर ए मैसूर, जो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के संबंध फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे थे। प्रश्न क्रमांक 36 की बात करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किसके कारण भारत की ओर आकर्षित हुई? ऐसा क्या कारण था जिसको यूरोपीय कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया? दोस्तों, कंपनियों के लिए तो एक ही चीज आकर्षण हो सकती है, और वो है मुनाफा। आप अपने आंसर में लिख के जरूर बता सकते हैं, कंपनियों को कौन सी चीज ऐसी है जो खींच सकती है? वो है मुनाफा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनियां मुनाफे के लिए आएगी। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किसके कारण भारत की ओर आकर्षित हुई? क्या उन्हें सस्ती जमीन मिल रही थी? तो भाई सस्ती जमीन से क्या करेंगे, जमीन तो पूरी दुनिया में मिल रही थी उनको, सस्ती जमीन से तो मतलब नहीं। जमीन में क्या खेती तो नहीं कर सकते थे वो? क्या उनको सस्ता श्रम मिल रहा था? तो वो श्रम तो दुनिया में पैसा देकर कहीं भी, पूरी दुनिया में उस समय सस्ता श्रम था। क्या कच्चा माल जैसे सूती वस्त्र और रेशम और मसाले मिल रहे थे? बिल्कुल, बहुत सस्ते मिल रहे थे ये, और इससे उनको बहुत फायदा था, क्योंकि रेशम, सूती कपड़ा, रेशम और मसालों की मांग कहाँ पर थी? यूरोप में उसकी मांग भयंकर थी, और भारत का तो माल इतना अच्छा होता था कि यूरोप में बहुत मांग होती थी। इसीलिए कंपनियां जो थी, यूरोपीय कंपनियां, चाहे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पोर्चुगीज हो, या ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की हो, या फ्रेंच कंपनी हो, सभी को आकर्षित किया था भारत ने, क्योंकि भारत की जो क्वालिटी थी, यहाँ तक कि भारत का रुमाल भी यूरोप में बिकता था उस समय। आज हालत कुछ और है, लेकिन उस समय तो बहुत अच्छा हालत थे। यानी भारतीय माल की सोचो आप कितनी उस समय वैल्यू हुआ करती थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 क्या है? 37 बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, सॉरी क्षमा करें, ईस्ट नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये डच लिख दिया, इसका मतलब हॉलैंड की बात कर रहा है। हॉलैंड पहले इसको नाम दिया जाता था, और आज इसका नाम है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड देश जो है इसी को बोलते हैं। यहाँ की जो भाषा है वो डच है, और इसीलिए इसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड के बाद आई। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इसके 2 साल बाद यानी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आ गई थी, और इसकी स्थापना हो गई थी। तो राइट आंसर क्या है? 1602 उसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आपने भी यही ऑप्शन चेक किया होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले अभी मैं बता चुका था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। बाकी सब ईयर किसी कंपनी के नहीं है। तो आपको राइट आंसर मिल गया आपका 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी क्या 1743 में लड़ी गई थी? क्या 1752 में लड़ी गई थी? या फिर क्या इसका उत्तर 1761 है,
या आखिरी 1763। सारे के सारे ऑप्शन आप देखिए कब पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसके बीच लड़ी गई थी, शायद आपके दिमाग में साल बैठ जाएगा। ये लड़ी गई थी मराठा, और एक तरफ तो थे मराठा साम्राज्य और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। तो सोचो मराठा की लड़ाई, और हम लोग बोलते थे कि अंग्रेजों ने पहले ही एक लड़ाई लड़ चुके थे, प्लासी का युद्ध। तो ये पानीपत की लड़ाई अंग्रेज और मराठा के बीच में लड़ी गई थी। तो वो कब लड़ी गई थी? 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1761 ही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अच्छा, हमने यहाँ बात कर ली पानीपत के प्रथम युद्ध तीसरे युद्ध की बात कर ली, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि पानीपत का ये तो तीसरा था, तो पहला और दूसरा क्या था? हालांकि यहाँ वो बात तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी हम लोग कनेक्ट जरूर करेंगे। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। पानीपत ही कर दिया मैंने, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में, और ये मुगल का आगाज था, और उस समय ये लड़ा गया था, बाबर ने जीता था। ये बाबर था वर्सेस इब्राहिम लोधी वंश का। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में ये युद्ध हुआ था 1526 में। लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध इसी काल में हुआ था, ज्यादा समय नहीं लगा उसको। पानीपत का द्वितीय युद्ध जल्दी से इसका भी आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सेकंड पानीपत वॉर कब हुआ था? यह हुआ था 1556 में, सन 1556 में हुआ था ये। और इस समय एक पक्ष तो था अकबर था एक साइड तो, और वर्सेस दूसरी तरफ था अकबर। हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था इसका पूरा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको प्यार से या शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर नेम हेमू है। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था 1556 में। और आखिरी तीसरा हुआ था सन 1761 में। कौन था एक साइड? मराठा, और दूसरा कौन था? अंग्रेज। मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था तीसरा। ध्यान रखना, दो तो मुगल बादशाह थे, एक अंग्रेज थे। और कौन कौन जीता? बाबर जीता, अकबर जीता, अंग्रेज जीते। तीनों का ध्यान रखना। 1761 में हुआ था। और जैसे ही मराठा साम्राज्य को हरा दिया, वैसे ही मराठा का सपना चूर चूर हो गया कि अब वो दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, मुगलों पर राज करने का उनका सपना चूर हो गया था। 39वां क्वेश्चन पढ़ते दोस्तों। भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये आपका डायग्राम है, और ये है आपका अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका है, और इसके ऊपर आपका इंग्लैंड बनता है। डेफिनेटली ये आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। और यहाँ पर आपका मतलब यूरोप और इंग्लैंड वाला एरिया है, और यहाँ बनता हमारा प्यारा सा भारत, जिस पर आने के लिए हर एक देश चाहता था। तो इन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति थे वास्को डिगामा, जिन्होंने क्या किया? बहुत पहले ही इंडिया के लिए आ गए। सबसे पहले तो कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था। कोलंबस साहब लगभग 1493 के आसपास इंडिया की खोज में निकले थे। ये स्पेन के थे, ये इंडिया की खोज में निकले थे। उनको पता था इंडिया कोई देश है जहां पर काफी फायदा हो सकता है। तो स्पेन यहाँ पर निकले, लेकिन बहाव में चले गए, यूएसए के आसपास पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, वो इंडिया पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन इसी स्पेन के पास में पुर्तगाल नाम का एक देश है, तो पुर्तगाल से एक नाविक निकला और यहाँ पहुंचा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप पर रुकने के बाद वो यहां से और आगे बढ़ा, और हिंद महासागर, ये बीच में पड़ेगा आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। आपका क्या पड़ेगा यहाँ पर? हिंद महासागर बीच में पड़ेगा। हिंद महासागर में को क्रॉस किया, और हिंद महासागर क्रॉस करते करते ये इंडिया के एक साउथ इंडिया के एक जगह पर पहुंचा, केरला में, जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह। तो एक कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया।
तो ये ऐसे करके पहुंचा कालीकट बंदरगाह। और यहाँ पर एक राजा जमोरिन नाम का राजा था, जिसने जमोरिन पहुंचा, और जमोरिन वाले राजा ने जो है ना उसको ये यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति भी दी। और उसको इतना फायदा पहुंचा वास्को डिगामा को कि पूरे यूरोप में आग की तरह बात फैल गई। तो निकला था कोलंबस ढूंढने भारत, लेकिन खोज लिया कोलंबस की जगह किसने खोज लिया? वास्को डिगामा ने। तो कोलंबस को किसका नाम जाएगा? कोलंबस ने अमेरिका खोजा था। ये जेम्स कुक भी वही छोटा मोटा आदमी नहीं था। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था, इसने ऑस्ट्रेलिया खोज निकाला था। ये सब जलमार्ग खोजने वाले ये वो थे, ये सब पायरेट, सब कैरेबियन टाइप के लोग थे जो जहाज लेकर के घूम रहे थे, है ना। तो ये कैप्टन जैक स्पैरो की तरह घूमते आए हैं, टोपी लगा करके वास्को डिगामा पहुंचे इंडिया। तो भारत के लिए व्यापारिक जलमार्ग की खोज, मार्ग में भी जलमार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने सन 1498 में की थी। उसके बाद तो ऐसा रहा कि लगातार शक्तियां भारत आती रही। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ये वास्को डिगामा ही राइट आंसर होगा। तो वास्को डिगामा इज द राइट आंसर, हमारा क इज राइट आंसर। बाकी मैंने बता दिया ना कि ये किसको खोजने गया था, इसको मिला था यूएसए अमेरिका बोल दो, या यूएसए अमेरिका में चला गया था ये। और ये जेम्स कुक जो ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया खोज लिया, लेकिन इंडिया की खोज तो भाई साहब किसने की? वास्को डिगामा ने की। सबको पता है ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फोटो भी आपके एनसीईआरटी में लगा हुआ है। एक बिल्कुल पायरेट जैसा लगता है, एक डकैत जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन काफी फेमस आदमी है। प्रश्न क्रमांक 40 की बात कर ले। 1498 में फिर से वही बात आ गई, उसी आदमी के बारे में कही जा रही। 1498 में भारत के लिए समुद्र की मार्ग की खोज किसने की थी? वही समुद्री मार्ग की खोज, व्यापारिक मार्ग की खोज, जल मार्ग की खोज, 1498 में खोज। कौन था वो? और वो व्यक्ति था वास्को डिगामा। तो फिर से वही आंसर, हमने वही बात कर ली। मैंने रास्ता बताया ना अभी आपको कि रास्ता कौन सा था। रास्ता बिल्कुल साफ था, केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत आने का रास्ते, भारत जो है वो आने का समुद्री मार्ग क्या था? तो केप ऑफ गुड होप होते हुए हिंद महासागर से इंडिया पहुंचना ये मार्ग था, क्योंकि पहले दूसरी कोई रास्ता नहीं था। बाद में अंग्रेजों ने एक कैनाल बनाई थी जिसका नाम था स्वेज कैनाल, और ये अफ्रीका को काट के बनाई गई थी, इसलिए बहुत आसान हो गया था ये मामला। तो वो भी जब जरूरत पड़ेगी उसको भी हम समझाएंगे कि ये स्वेज कैनाल कब और कहाँ बनाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध किसके किस में बीच में हुआ था? ये हुआ था सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। युद्ध ही नहीं, ये तो छलावा था, लेकिन युद्ध मानना पड़ेगा क्योंकि ये ऐतिहासिक युद्ध है। और ये कब हुआ था? क्या ये 1757 में हुआ था? क्या ये 1789 में हुआ था, या 1760 में हुआ था, या फिर 1755 में हुआ था? तो कब क्या हुआ है ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 1761 में पानीपत का हुआ था, 1760 में भी उन्होंने युद्ध किया था, वांडीवाश का युद्ध हुआ था। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है? 1757 का प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, पहला युद्ध, पहली जीत अंग्रेजों की थी ये, जिसमें मीर जाफर को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसको राजा बनने यानी नवाब बनने का लालच दिया गया था। क्या आपने इसको सही लगाया है? अगर आपने इसको सही लगाया तो कमेंट सेक्शन में लिख करके और जरूर बताएं। अब आप सोच रहे हैं कि सर कौन से क्वेश्चन का कैसे लगाया, तो क्वेश्चन नंबर लिख के लिखो ना, क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन ए, ऐसा लिख के भेजो ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिव हो और इस ऐसे चैप्टर को आप इंटरेस्टिंगली देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसके अधीन सबसे अधिक विलय हुए, सबसे ज्यादा राज्यों को जिसने विलय किया, उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं। तो क्या वो गवर्नर जनरल डलहौजी था, क्या वॉरेन हेस्टिंग्स था, क्या रॉबर्ट क्लाइव था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था? सबसे ज्यादा विलय करने वाला, सबसे ज्यादा राज्यों को, रियासतों को मिलाने वाला, और वो भी बिना युद्धों के। ये युद्ध में तो टाइम लगता है, लेकिन बिना युद्धों के। सोचो 1848 से 1854 कितना समय लग गया होगा? 1854 6 साल, खाली 6 साल में 5 अलग अलग रियासतों को इन्होंने मिला लिया। इतना बड़ा काम कर दिया। तो सबसे जल्दी, सबसे अधिक विलय करने वाला कौन हो सकता है? आंसर आपके सामने है,
लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने सन 1848 में विलय किया था किसका? सातारा। इन्होंने अपने इसमें मिला लिया था, सातारा वो जगह थी जिसको मिला लिया था। 1850 में संभलपुर को मिला लिया था, संभलपुर इस रियासत को मिला लिया था। 2 साल बाद यानी 1852 में इन्होंने मिला लिया था उदयपुर को, उदयपुर भी इनके अंडर में आ गया था। और फिर 2 साल बाद, 1 साल बाद यानी 1853 में नागपुर को भी हड़प लिया। क्यों? क्योंकि इनकी नीति क्या थी? डलहौजी की नीति तो याद है ना आपको? लिख के जरा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या नीति थी, मैं फिर बताऊंगा। डलहौजी की जो नीति थी उसका नाम था हड़प नीति, विलय नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी के अंडर उसने क्या किया? बहुत सारी रियासतों को कब्जे में ले लिया था। तो उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर 1852 में उदयपुर को इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। 1853 में नागपुर को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। क्यों? क्योंकि चाहे सातारा हो, संबलपुर हो, उदयपुर हो या नागपुर हो, इन किसी भी रियासत में राजा के सुपुत्र नहीं थे। राजा की मृत्यु हुई और उसका उत्तराधिकारी नहीं था, जिसकी वजह से डलहौजी का जो नीति था, हड़प नीति, उसमें यही तो लिखा गया था कि उत्तराधिकार अगर पुरुष नहीं हुआ, बेटा अगर नहीं है उसका, तो वो राज्य हमारे अंडर में आ जाएगा। और आखिरी में झांसी की रानी को तो सब जानते हैं। 1854 में उन्होंने झांसी को भी अपने राज्य में मिला लिया। तो झांसी वो लास्ट रियासत था जिसको उन्होंने अपने इसमें मिला लिया। ये सब प्रिंसली स्टेट थे जिनको लॉर्ड डलहौजी ने मात्र 6 साल में मिला लिया। अब आप सोच सकते हैं 6 साल में ये 5 को मिला लिया तो कितना कितना बड़ा काम किया होगा। तो क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिससे किसके अधीन सबसे अधिक विलय हुए, कम से कम समय में सबसे ज्यादा विलय करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी ही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 43। और ये क्या बोलता है, जरा इसको पढ़ो आप और हम साथ मिलकर पढ़ते हैं। इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, उत्तरार्ध का मतलब समझते हो, एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में। 18वीं शताब्दी मतलब क्या होता है? 1700 से लेकर 1799 ये 18वीं सदी थी। और इसके उत्तरार्ध की बात मतलब आगे, यानी ऐसा बोल सकते हैं 1750 के बाद, 1750 के बाद सब उत्तरार्ध था। तो ये क्या बोल रहे? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में कौन सी नई शक्ति बनकर उभरी थी? तो यार 1757 का प्लासी का युद्ध याद है आपको? 1757 में कौन जीत गया? अंग्रेज जीते। 1761 का पानीपत का युद्ध याद है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1761 का पानीपत का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीता। 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता। तो आप कह सकते हैं कि 1700 के उत्तरार्ध में यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी शक्ति उभरी जो सारे युद्ध जीत रही, वही तो शक्ति है, उसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश ही इसका सही उत्तर होगा। मैसूर को हरा दिया, मराठा को हरा दिया, फ्रांसीसियों को हरा दिया, डच को हरा दिया, सबको तो हरा दिया। जब इतने लोगों को हरा दिया तो पावरफुल कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु हो गई? औरंगजेब की मृत्यु का इंतजार 2 लोग कर रहे थे, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान और अंग्रेज कर रहे थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती वो अपना ताकत दिखाते। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1707 में हुई थी? क्या आपका उत्तर 1710 है, या आपका उत्तर 1705 है, या फिर लास्ट ऑप्शन है 1711? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपने इसका सही उत्तर क्या रखा है। सही उत्तर मैं बताऊंगा इसका, लेकिन सबसे पहले आप अपना उत्तर जरूर मेंशन कर दे। तो 1707 वो सन, वो ईयर है जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही औरंगजेब बादशाह की मृत्यु होती है, बंगाल के नवाब बहुत पावरफुल हो जाते हैं और अंग्रेजों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने यही उत्तर रखा होगा, लेकिन अगर आपने ये उत्तर नहीं रखा है तो एक बार आपको दोबारा से पढ़ाई करने की जरूरत है। 1707 इज द राइट आंसर। औरंगजेब मुगल सम्राट बहुत पावरफुल था। क्वेश्चन नंबर 45। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के माध्यम से निर्यात बंद कर दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का निर्यात बंद कर दिया था। अंग्रेजों को लग रहा था कि अब तो हमने जीत लिया है, मुगल बादशाह को जीत लिया है। अंग्रेजों को लग रहा था कि अवध को जीत लिया।
अंग्रेजों को लग रहा था कि बंगाल हमारे कब्जे में है तो हमारी बात कोई नहीं टालेगा, लेकिन साउथ इंडिया में एक बहुत पावरफुल व्यक्ति था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज मालाबार नाम का एक कोस्ट था, ये इंडिया है, साउथ इंडिया हमारा है ना, ये साउथ इंडिया में कोस्ट था केरला में, ये केरल राज्य हमारा है, और यहाँ पर पड़ता है आपका मालाबार तट। इस मालाबार तट से ही अंग्रेज लोग अपना व्यापार करते थे। यहाँ से वो काली मिर्च, आपको पता ना चंदन बहुत होता था, इधर साउथ इंडिया में चंदन बहुत होता है। मालाबार तट से वो चंदन भेज रहे थे, काली मिर्च भेज रहे थे, रेशम के कपड़े भेज रहे थे, ठीक है, सूती वस्त्र भेज रहे थे। तो क्या किया, ये एरिया पड़ता था मैसूर के शासन में, और मैसूर का राजा सुल्तान उस समय था कौन, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों को, मैसूर जो था, अंग्रेजों का जो व्यापार कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और अब कोई भी अंग्रेज निर्यात नहीं करेगा, तो निर्यात पर बैन लगा दिया। पूछ रहा है कब बैन लगाया गया था, 1785 वो सन था जब ये बैन लगाया गया था। आप सोचो 1785 क्या हुआ होगा, क्योंकि अंग्रेज और मैसूर के बीच में टोटल 4 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था सन 1767 से 1769 तक, दूसरा हुआ था सन 1780 से 1784 तक। 1784 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हरा दिया था, और हराने के बाद एक ही साल बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया, बैन लगा दिया, क्योंकि टीपू सुल्तान पावरफुल हो गया था। अब अंग्रेजों को लगा कि ये बैन हटाना है तो टीपू को हराना पड़ेगा, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों का साथ लिया, हैदराबाद के निज़ाम का साथ लिया, और 1790 में जो युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। लेकिन बैन कब लगाया गया, तो ये याद रखना, 1785 में। जैसे ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ 1784 में, वैसे ही उसके एक साल बाद ही उसने क्या कर दिया, अंग्रेजों के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया कि अब आप निर्यात नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या हुआ, 1785 हुआ। अगर आपका आंसर भी सही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 45 और अपना आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अंग्रेज ने फोर्ट विलियम नामक गढ़वाले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी। फोर्ट विलियम याद रखना आपको, ये एक किला है। फोर्ट विलियम जो गढ़ है, जो किला है, वो कहाँ था, वो न दिल्ली में था, न बंबई में था, न मद्रास में था, क्योंकि उनके 2 ही किले थे। एक सेंट जॉर्ज का किला था जो मद्रास में था, और दूसरा था फोर्ट विलियम जो कि कहाँ पर था, कलकत्ता में बनाया था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा उसका, कलकत्ता होगा, क्योंकि हमने चैप्टर के दौरान इसकी चर्चा जरूर की थी। एक बार आप अच्छे से जा करके चैप्टर का रिविजन जरूर कर ले, आपको कॉन्सेप्ट वाइज मिल जाएगा, फुल चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए इन एमसीक्यूज के आंसर निकालना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार खत्म होते हैं हमारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा खत्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प, और ये दूसरा विकल्प है magnetbrains.com, जहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बहुत सारे कोर्सेज यहां पर देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर पढ़ना है आपकी 8वीं कक्षा, वो भी हिंदी मीडियम, तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाकर के आप देखें सीबीएसई क्लास 6 to 12 हिंदी को क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी क्लासेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। बस करना क्या है, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास 8। जैसे ही आप अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे आपको कक्षा 8वीं के टीचर दिखाई देंगे। बस आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस टीचर के सब्जेक्ट के नीचे, नाम के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ, वॉच नाउ पर करिए क्लिक और आप पहुंच जाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर जहां पर आपको मिलेगा सीक्वेंस में सारे अध्याय। जैसे कि आप यहां देख पा रहे अध्याय 1 2 3 4। अब आप आसानी से अपने लेक्चर पढ़ सकते हैं क्योंकि हर एक अध्याय के सामने लेक्चर की संख्या भी लिखी गई है। अब बस आप लेक्चर पर क्लिक करिए और पहुंच जाएंगे वीडियो पर। अब आप अपना वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो है ना ये कमाल का विकल्प। अब अपने नोट्स बनाइए और कक्षा में करिए टॉप। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुख्य शिक्षा जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।